नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कमली एक झोपड़े में अपने पति मुरली के साथ रहती थी। कमली बड़े घरों में खाना बनाने, बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने का काम करके अपना गुजारा करती थी। आज सुबह सुबह कमली फटाफट तैयार हुई और अपने पति मुरली से बोली, मैं काम पर जा रही हूँ, रास्ते में मिस्त्री से बात करके जाऊंगी। झोपड़ी सही करवानी है, बरसात आने वाली है, नहीं तो फिर वही पानी का रोना रहेगा, पूरी झोपड़ी से पानी छुएगा। मुरली हंसते हुए बोला, अरे कमली, इतने रुपए कहाँ से लाएगी तू? कमली बोली, तू इसकी चिंता मत कर। और उसने मुरली से इतना कहा और बाहर निकल गई। जिस रास्ते से कमली काम करने मालकिन के घर जाती थी, उसी रास्ते में श्यामू मिस्त्री का घर भी था। श्यामू मिस्त्री की पत्नी कल्लो ने जब कमली को देखा तो बोली, अरे बहन, आज इधर कैसे? आओ आओ। कल्लो उस समय चाय पी रही थी। उसने एक कप चाय कमली के लिए भी भरी और पकड़ाते हुए बोली, लो कमली बहन, बताओ कैसे आना हुआ? कमली ने कहा, भैया, श्यामू से बात करनी थी, झोपड़ी सही करवानी है। तब कल्लो बोली, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सही है, तुम्हारी झोपड़ी सही हो जाएगी तो तुम्हें बरसात में तकलीफ नहीं होगी। कमली बोली, हाँ कल्लो बहन, तुम ही मेरी परेशानी समझ सकती हो। बरसात में मुझे कितनी तकलीफ होती है। सोचा इस बार थोड़े पैसे मिले हैं तनख्वाह के, तो झोपड़ी का काम करवा लूं। कल्लो ने बड़ी हैरत से पूछा, तनख्वाह? कमली बोली, हाँ, यही जो कॉलोनी में एक जगह काम करने जाने लगी हूँ। कल्लो खुद भी सीधी औरत थी, ज्यादा पूछताछ करने की उसकी आदत नहीं थी, इसलिए उसने कमली से आगे कुछ नहीं कहा और बोली, कहाँ है श्यामू भैया? तब कल्लो ने कहा, वह अभी नहा रहे हैं, बस आते ही होंगे। तभी टॉवल लपेटे हुए श्यामू मिस्त्री आता हुआ दिखाई दिया। उसने भी कमली को अपने घर में देखा तो पूछ लिया, कमली, आज कैसे? कमली बोली, भैया, थोड़ी झोपड़ी सही करवानी है, बरसात आने वाली है, उसी के बारे में आपसे खर्चा पूछने आई थी। तो श्यामू बोला, क्यों, क्या बात है? क्या मुरली सुधर गया क्या? कमली बोली, अरे क्या, वह अब कबाड़ी के पैसे तुम्हें देने लगा है? श्यामू ने पूछा। तब कमली ने कहा, हाँ भैया, थोड़ा पैसा वो भी देने लगे हैं, थोड़ा मैं भी कमाने जाने लगी हूँ। श्यामू बोला, अच्छा, कहाँ पर क्या करती हो? कमली बोली, यही थोड़ी दूर जो कॉलोनी है, उसमें एक घर में काम करने जाने लगी हूँ। तो श्यामू मिस्त्री ने कहा, चलो, ये तो अच्छी बात है, तुम भी कमा रही हो। कमली बोली, भैया, मुझे मिट्टी और ईंटों की चारों तरफ 4 दीवारी बनवानी है और ऊपर 3 डलवाना है, तो खर्चा कितना आएगा? श्यामू बोला, ज्यादा खर्चा तो नहीं आएगा, पर 7-8 हजार में काम हो जाएगा। तब कमली के चेहरे पर चमक आ गई। वह बोली, अच्छा ठीक है भैया, मुझे जो तनख्वाह मिली है, कुछ मुरली ने भी पैसे दिए हैं, कुछ मैं काम करने जाती हूँ, उनसे थोड़ा एडवांस में ले लूंगी, 7-8 हजार का इंतजाम तो मैं कर ही लूंगी। तो श्यामू मिस्त्री कहने लगा, अच्छा, जब भी काम शुरू करना हो तो मुझे बता देना। कमली बोली, भैया, काम तो कल से ही शुरू कर देते हैं, 15 दिन बाद फिर बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। श्यामू बोला, अच्छा ठीक है, तुम जब चाहो मैं काम शुरू कर दूंगा, 7-8 हजार तो सिर्फ दीवार में और 3 में ही लगेंगे, इसके अलावा तुम्हें मजदूर और मेरा पैसा भी अलग से देना पड़ेगा। श्यामू मिस्त्री की बात सुनकर कमली ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो भैया, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी, तुम कल से काम पर आ जाना। श्यामू मिस्त्री बोला, ठीक है, मैं कल एक मजदूर को लेकर आ जाऊंगा, सुबह 8 बजे तुम्हारे घर। बात होने के बाद कमली सीधी मालकिन के यहाँ चली गई। आज मालकिन की तबीयत ठीक नहीं थी। कमली मालकिन को अम्मा जी कहकर बुलाती थी, इसलिए उन्होंने आज अपनी बेटी को बुला लिया था, जो उनके पास के शहर में ब्याही थी। बेटी का नाम शीला था। उसके 2 बच्चे थे, संजू और मंजू। शीला के पति जो कमली को देखा तो अम्मा जी से पूछा, ये वही है ना अम्मा, जो काम करने आती है? अम्मा जी की तरह शीला की आदत भी बहुत अच्छी थी। वह बोली, हाँ, ये वही कमली है जो खाना बनाने आती है, अच्छा खाना बनाती है, तुम खाकर देखना, तुम्हें बहुत टेस्टी लगेगा। तब शीला ने कहा, अच्छा। कमली किचन में जाकर खाना बनाने में मसरूफ हो गई। आज अम्मा जी के लिए अलग से दलिया, फुलके और मूंग की दाल बनी थी। वही शीला के दोनों बच्चों के लिए खीर,
पूरी और दमा आलू बने थे। शीला और उसके पति के लिए स्पेशल भरवा भिंडी और मिक्स वेज बनी थी। कमली को आज किचन में ही 2 बज गए थे। फिर उसने किचन को साफ सफाई की, बर्तन धोए और 3 बजे बज गए। आज विशाल, जो अम्मा जी का बेटा था, अभी घर पर नहीं आया था। कमली दिन का काम निपटाकर घर आ गई, लेकिन उसका दिल आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे शाम का इंतजार था, कब वो शाम को काम करने जाए और विशाल से मिले। क्या बात है कमली? मुरली ने पूछा। आजकल तो कुछ खोई खोई सी लग रही है। कमली बोली, नहीं, बस थोड़ी थकान है, कहकर कमली लेट गई। शाम को कमली काम करने गई तो विशाल वहीं मौजूद था, लेकिन शीला के साथ था। विशाल ने कमली की तरफ एक आंख उठाकर भी नहीं देखा। कमली को बहुत ज्यादा यह बात अखर गई। कमली चुपचाप किचन में जाकर काम में लग गई। तो विशाल पानी पीने के बहाने किचन में आया और बोला, कमली, आज खामोश क्यों हो? विशाल ने मुस्कुराते हुए कमली से कहा। तो कमली बोली, तुम मेरी परवाह करने वाले होते कौन हो? तुम्हें मेरी परवाह है ही कहाँ? कमली नाराजगी जताते हुए बताने लगी। तो विशाल बोला, ऐसी बात नहीं है, शीला की नजरें बहुत तेज है, बस इसलिए मैं तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा था। अब जी भरकर तुम्हें देख लेता हूँ। विशाल कमली के सामने आकर खड़ा हो गया। कमली शर्मा गई। विशाल जल्दी से बाहर निकल गया, क्योंकि बाहर हॉल में ही अम्मा जी और शीला बैठी थी। अरे, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। अम्मा जी कहने लगी, ये लड़का है कि मानता ही नहीं, इसे मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है। बहू घर में आ जाएगी तो मेरा भी ध्यान रखेगी। अम्मा जी शीला से बता रही थी। अब शीला, तुम ही समझाओ इसको। विशाल भैया, शीला कहने लगी, ये अम्मा जी की क्या शिकायत सुन रही हूं मैं? विशाल ने शीला से कहा। तो विशाल हंसता हुआ कहने लगा, अरे मेरी बहन, तू कहाँ अम्मा जी की बातों में आ रही है? अम्मा जी तो मेरी मस्ती और खेलने कूदने के दिन को खत्म करना चाहती है। शीला बोली, भैया मान जाओ, अब आपके खेलने कूदने के दिन गए। अब तो अम्मा जी के पोते पोती के दिन आ गए हैं, उन्हें खिलाने के। विशाल बोला, अच्छा, तू ही कोई लड़की अच्छी सी ढूंढ कर बताना, जो मेरे दिल को एक नजर में भा जाए। विशाल ने बात को टालना चाहा। शीला बोली, भैया, अगर लड़की कोई पसंद नहीं है और आप हमारी पसंद से शादी करना चाहते हो, तो मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, जो अभी अभी इसी कॉलोनी में आई है। हमारी नई नई दोस्ती हुई है, लेकिन भैया सचमुच इतनी खूबसूरत है, दिल की भी इतनी अच्छी है। कायदा, करीना, सलीका, जो अम्मा जी को चाहिए उसमें सब कुछ है। बड़ों का आदर सम्मान करने वाली, छोटों से प्यार करने वाली, बहुत ही अच्छी लड़की है। मुझे तो बहुत पसंद है। तभी बीच में बात काटते हुए अम्मा जी ने कहा, अरे शीला, मिलवाना उससे। शीला कहने लगी, अगर भैया हाँ कहते हैं तो आपकी तबीयत ठीक होते ही आप दोनों मेरे साथ मेरे घर आ जाना। इसी बहाने अपने दामाद से भी मिल लेना और उस लड़की को भी देख लेना। कमली किचन में काम करते हुए सब बातें सुन रही थी। कमली को लगा, अपनी तो किस्मत ही खराब है। अगर विशाल की शादी हो गई तो विशाल मुझ पर ध्यान नहीं देगा। कमली ने जल्दी जल्दी से काम निपटाया और बहाने से विशाल के कमरे में आ गई। विशाल कमली को देखते ही बेड पर से उठ गया और आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर कहने लगा, कमली, क्या बात है? कमली ने विशाल को धक्का देते हुए कहा, अब तो तुम्हें बहुत जल्दी है शादी करने की, फिर तुम्हें मेरी कहाँ जरूरत है? तब विशाल बोला, अरे कमली, तुम कहो तो मैं शादी ही ना करूं, तुम जो हो मेरी हर जरूरत को पूरी करने के लिए। और यह कहकर विशाल और कमली दोनों हंसने लगे। तभी शीला की आवाज आई, भैया जल्दी से आकर खाना खा लो, कमली ने टेबल पर खाना लगा दिया है। विशाल बोला, अभी आया शीला। और कहकर विशाल ने कमली को कहा, अच्छा चलो मैं बाहर जाता हूँ। कमली भी विशाल के कमरे की साफ सफाई करने लगी। आज जब मुरली ने कमली को अपने पास उसका हाथ पकड़ा तो कमली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शराब की गंध से सना हुआ कहाँ यह मुरली और कहाँ खुशबुओं में नहाया हुआ विशाल, उसकी मजबूत पकड़, और कहाँ यह मुरली। कमली ने उसे दूर करते हुए कहा, सोने दो मुझे, आज बहुत थकान हो रही है। मुरली ने तंज कसते हुए कहा, इसके पहले तो तुम्हें कभी थकान नहीं हुई, समझा करना कभी कभी। कहकर कमली ने सोने के लिए करवट बदल ली। दूसरे दिन सुबह श्यामू मिस्त्री मजदूर लेकर आ गया। कमली ने उसे सब समझाया और 5,000 भी दे दिए।
श्यामू ने अपना काम शुरू कर दिया। कमली काम पर चली गई। कमली जब अम्मा जी के यहाँ पहुंची तो अम्मा जी और शीला दोनों ही डॉक्टर के पास गई थी। विशाल और दोनों बच्चे ही घर पर थे। आज अच्छा मौका था कमली के पास। विशाल ने भी कहा, कमली आज बहुत अच्छा मौका है, आओ मेरे पास। और बच्चे, कमली कहने लगी तो विशाल ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, इन्हें मैं वीडियो गेम में व्यस्त कर देता हूँ। ये कहकर विशाल ने बच्चों को वीडियो गेम चलाकर दे दिया और दोनों विशाल के कमरे में बिल्कुल अकेले थे। कल जब विशाल ने कमली का हाथ पकड़ा था तो वह चाह रही थी कि यह दिन कब आए। विशाल ने जैसे ही कमली को अपने पास अपनी बाहों में भरा तो वह भी विशाल की बाहों में सिमट चली गई। अम्मा जी और शीला हॉस्पिटल से वापस आई तो दोनों बैठकर बातें करने लगी। शीला बोली, अम्मा जी आप तो आज अच्छा महसूस कर रही हैं। अब ऐसा करते हैं, इस संडे को मेरे घर चलते हैं। अब तो भैया की शादी करवा कर ही पीछा छोड़ूंगी। कमली अभी जितना खुश हो रही थी, विशाल की शादी का नाम सुनकर फिर से थोड़ा दुखी हो गई। वह सोच रही थी कि पैसे से तो जाऊंगी ही, साथ ही साथ इसके प्यार से भी वंचित होना पड़ेगा। कमली ने जल्दी जल्दी घर का सारा काम निपटाया और 1 बजे अपने घर वापस आ गई। उसको घर आकर भी तो यह देखना था कि श्यामू मिस्त्री का काम कैसा चल रहा है। वह जब घर आई तो श्यामू मिस्त्री और मजदूर काम में लगे हुए थे। दोनों मिलकर अभी आधा काम कर चुके थे। कमली को देखकर श्यामू कहने लगा, बहन तुमसे एक बात कहता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। तो कमली ने कहा, हाँ कहो भैया, जो कहना है, मुझे पसंद आएगा तो मैं जरूर करूंगी। तो श्यामू बोला, यह जो पास में थोड़ी जगह खाली पड़ी है, यहाँ भी 4 दीवार खिंचवा दो, तुम्हारी रसोई बनने का काम आ जाएगा। कमरा और रसोई दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और बहन मेरी बात मानो, तो ये जो तुमने पिछवाड़े में चारों तरफ ता बांधकर नहाने की जगह बना रखी है, वहां भी 4 दीवारी खड़ी कर लो, तुम्हें नहाने धोने का भी आराम हो जाएगा। कमली बोली, यह तो तुम ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन थोड़ा पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी तुम अपना काम जारी रखो, मैं देखती हूँ, अगर पैसों का बंदोबस्त कर पाई तो ये काम भी शुरू करवा दूंगी। फिर कमली ने श्यामू को बुलाया और अपने बेटे राजू को भी बुलाया। कमली का एक बेटा था राजू, और उन दोनों बैठकर माँ बेटे ने खाना खाया। कमली मन मन सोचने लगी, आज ही शाम को जाकर विशाल से बात करती हूँ। थोड़ा पैसा दे दो, अपनी झोपड़ी का काम करवा रही हूँ। उसको अपनी तकलीफ बताकर उसके सामने थोड़ी रहूंगी तो वह मान जाएगा। वैसे भी आज मैंने उसे जो प्यार किया है तो वह मेरी बात तो मानेगा ही। शाम को जब वह काम करने गई कमली तो उसने विशाल को अकेला देखकर सोचा, मौका अच्छा है, अभी बात कर लेती हूँ। कमली विशाल के सामने जाकर खड़ी हुई तो विशाल मुस्कुराकर कहने लगा, क्या हुआ, सुबह जैसा कुछ चाहिए? तो कमली ने कहा, धात। फिर क्या हुआ, बोलो कमली, मुझसे जो तुम कैसी झिझक रही हो, क्या बात है? तब कमली कहने लगी, विशाल जी, मैंने अपनी झोपड़ी का काम शुरू करवाया है, उसमें थोड़ी पैसे की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो विशाल कहने लगा, वो क्या बात है ना कमली, ठीक है। कमली कहने लगी, देखिए विशाल जी, बरसात शुरू होने वाली है। बरसात के मौसम में मुझे बहुत ही दिक्कत आती है, सारी झोपड़ी में पानी है। विशाल बोला, अच्छा कहो कितने पैसे की जरूरत है तुम्हें? विशाल के कहने पर कमली खुश हो गई और बोली, यही कोई 5,000 तक की। तो विशाल बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। ये कहकर विशाल कमरे में गया और 5,000 निकाल कर जैसे ही कमली को देने लगा, अम्मा जी आ गई। अम्मा जी उस वक्त तो कुछ नहीं बोली, लेकिन बाद में उन्होंने विशाल से पूछा, बेटा तुमने कमली को रुपया क्यों दिए? तो विशाल बहुत ही नौटंकी करते हुए कहने लगा, अम्मा जी वह बहुत परेशान है, उसका बच्चा बीमार है, अस्पताल में है, उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी। वह आपसे शर्म के मारे मान नहीं पाई, लेकिन जब उसने मुझसे कहा कि मेरा राजू अस्पताल में भर्ती है तो मुझे लगा इसे पैसों की जरूरत होगी, इसलिए मैंने उसे 5,000 दे दिए। अम्मा जी बोली, कोई बात नहीं, तुम उसकी पगार में से काट लेना। विशाल कहने लगा, भोली भाली अम्मा जी इस झूठ को सच मान गई। उन्होंने कमली से कहा, अगर ऐसी कोई बात थी, बच्चा भर्ती था, तो तुझे मुझसे कहना था ना पहले। तो कमली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे विशाल ने उसकी ओर आंख से इशारा किया तो वह समझ गई। वह हकलाते हुए कहने लगी, अम्मा जी वो मुझे आप लोगों से पैसा लेते हुए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था।
वो तो विशाल जी को मैंने सिर्फ ये बताया कि बच्चा अस्पताल में भर्ती है, तो विशाल जी ने खुद ही मदद कर दी। बूढ़ी माँ सीधी सादी बातों में आ गई तो उसने कहा, कोई जरूरत हो तो आगे से मुझे बताना। कमली, पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बोलना। कमली ने शाम तक काम निपटाया और घर आ गई। श्यामू मिस्त्री और मजदूर बैठकर उसी की राह देख रहे थे। श्यामू मिस्त्री ने कमली को देखकर कहा, लो बहन, आधा काम तो आज हो चुका है, अब बाकी कल, आज की हमारी मजदूरी दे दो। कमली ने झट से 500 निकाले और श्यामू मिस्त्री के हाथ पर पकड़ा दिए और कल आने को कहकर श्यामू मिस्त्री और मजदूर चले गए। दोनों के जाते ही कमली जैसे ही अपने घर के अंदर गई, तभी पड़ोसन जस्सी आ गई। वह कहने लगी, कमली बहन, पक्की झोपड़ी बनवा रही हो? तो कमली बोली, हाँ। छोटा सा जवाब दिया उसने। जस्सी बोली, अच्छा, अब तुम भी बरसात में कम से कम अच्छे से तो रहोगी? कमली बोली, हाँ, और फिर चुप्पी साध ली। जब जस्सी बोली, जब तुमने झोपड़ी बनवा ली है तो मेरी तरह तुम भी एक सिगड़ी ले आओ, सिगड़ी से दीवारें खराब नहीं होंगी। कमली बहन, सिगड़ी की आग बहुत तेज और देर तक तेज भी रहती है, और सिगड़ी को बार बार फूंकना भी नहीं पड़ता। चूल्हे का झंझट खत्म करो तुम। कमली बोली, हाँ, पहले झोपड़ी ठीक हो जाए फिर सोचूंगी। फिर से कमली ने छोटा सा जवाब दिया और चुप हो गई। जस्सी ने देखा कि कमली ज्यादा जवाब नहीं दे रही है तो वो बोली, हाँ, चलती हो तो बहन, थोड़ा घर में काम है, कहकर वो चली गई। कमली ने अपने पति मुरली और राजू के साथ बैठकर खाना खाया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे विशाल की बहुत याद आ रही थी। अब उसे मुरली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह मुरली से बोली, देख मुरली, अब मैं थक जाती हूँ, काम पर जाने लगी हूँ, अब तू जो ज्यादा चिक मत किया कर। उसने 500 मुरली को पकड़ाए और कहने लगी, जा तू भी ऐस कर, क्या याद रखेगा। मुरली ने चुपचाप पैसे ले लिए और बोतल लेने चला गया। मुरली को तो मन की मुराद मिल गई थी, वह अब क्या बोलता। और कमली मुरली को बाहर जाता हुआ देखकर आराम से सो गई। शनिवार के दिन जब शाम को कमली अम्मा जी के यहाँ काम पर गई तो काम करने के बाद अम्मा जी ने कहा, कमली, कल मत आना, हम लोग शीला की ससुराल जा रहे हैं, विशाल के लिए लड़की देखने, घर में कोई नहीं रहेगा। कमली की चारों तरफ की दीवारें खड़ी हो चुकी थी झोपड़ी की, और उस पर टीन भी डल चुका था। अब वो रसोई का काम करवा रही थी और अपने नहाने का बाथरूम भी। वह काम भी लगभग पूरा होने वाला था। मुरली अपनी झोपड़ी को अब अच्छी हालत में देखकर बहुत खुश था। वह कमली की बहुत तारीफ करता था, कहता, तुमने तो कुछ ही महीनों में घर की हालत बदल दी कमली, भरपेट खाना भी मिलने लगा और झोपड़ी भी पक्की कर ली। अब तो बताओ, इतना पैसा तुम लाई कहां से और कैसे? तब कमली कहने लगी, बस वही विशाल नाम की लॉटरी लगी है। कमली ने इतराते हुए कहा। मुरली बोला, मेरी रानी, इस लॉटरी को हाथ से मत जाने देना, जितना हो सके इससे कमाई कर लेना। और फिर मुरली भी हंसते हुए कमली से कहने लगा, तूने तो यह सब कर लिया, लेकिन पता नहीं कमली, तुम मुझसे क्यों? ऐसा लग रहा है कि तू मुझसे दूर जा रही है। अब तो तू मुझे अपने पास फटकने भी नहीं देती। तब कमली कहने लगी, समझे कर मुरली, अपनी अपनों की जिंदगी भर साथ ही रहना है, अपनों के तो साथ हमेशा रहना ही रहना है, इसलिए जो मैं कर रही हूं उसे करने दे। अब सारा काम हो चुका था। उसकी झोपड़ी पूरी बनकर तैयार हो गई थी। घर भी बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ ईंट की दीवारें खींच दी गई थी, उन पर टीन भी डाल दिए गए थे और बाथरूम भी बन गया था। अब उसके पास 5000 अभी भी बचे थे। अम्मा जी और शीला, बच्चे और विशाल शीला के घर आ चुके थे। शीला की सासू माँ बड़ी ही खुश दिली से अम्मा जी से मिली और उनका हालचाल पूछा। उन्हें पता था कि आज सब हमारे घर आने वाले हैं, इसलिए शीला की सास ने भोजन का इंतजाम पहले ही कर लिया था। थोड़ी देर बातचीत के बाद उन्होंने सबने वहां पर भोजन करने का आग्रह किया, तो सब मुंह हाथ धोकर भोजन करने लगे। खाने में इतना सब कुछ देखकर अम्मा जी ने अपनी समधन से कहा, आपने खामा क्यों, इतनी तकलीफ क्यों की? शीला भी नहीं थी, सारा काम आपके सर पर आया होगा। तब वो कहने लगी, आप फिक्र मत करिए बहन जी, ये सब तो चलता है, और वैसे भी अब शीला के आ जाने से काम नहीं करना पड़ता, तो आदत जरा छूट सी गई है। थोड़ी सी थकान जरूर लग रही थी, कुछ उम्र का भी तकाजा है।
शीला की सास ने बड़े प्रेम से शीला की तरफ देखकर कहा, यही तो मैं इस लड़के को समझा समझा कर थक गई हूँ। अम्मा जी बोली, अब मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं रही बहन जी, घर का काम कर पाऊं। इसे समझाती हूँ शादी कर ले, लेकिन यह नालायक मानता ही नहीं है। इसे मेरी तकलीफ नहीं दिखती, अम्मा जी कहने लगी। तो विशाल ने कहा, अम्मा जी अब कहाँ तकलीफ है, अब तो कमली है ना, काम करने वाली है, अपना काम करती है और चली जाती है। मेरी सेवा के लिए भी तो कोई चाहिए बेटा। और अब इस बुढ़ापे में पोते पोतियों को भी खिलाने के अरमान है। क्या पोते पोतियों का मुंह देखे बिना ही चली जाऊं इस संसार से, अम्मा जी कहने लगी। तो शीला की सास ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। और वैसे भी विशाल कहने लगा, मम्मी जी कामनी कैसी रहेगी। शीला ने अपने विशाल भैया के लिए अपनी सास से कहने लगी। शीला तो उसकी सास कहने लगी, अरे शीला, अगर तुम कामनी का सोच रही हो तो एकदम सही सोचा है तुमने, वह बहुत ही भली और प्यारी लड़की है। उसकी सास ने अम्मा जी से कहने लगी, बहन जी सच में वो लड़की तो हीरा है, हीरा, आपके घर को स्वर्ग बना देगी। कामनी की इतनी तारीफ सुनकर अम्मा जी ने कहा, तो मिलवा हो भाई आपकी कामनी से, आज शाम को चलते हैं। शीला की सास ने कहा, हाँ। तो शीला बोले, हाँ मम्मी जी ठीक रहेगा। और दोनों ने हामी भर ली। शाम को सभी लोग नहा धोकर तैयार होकर कामनी के घर पहुंच गए। शीला के घर से थोड़ी दूरी पर कामनी का घर था। कामनी की मां तारा ने बड़ी गर्मजोशी से सबका स्वागत किया। तारा को पहले से ही शीला की सास ने फोन पर बता दिया था कि वे लोग कामनी को देखने आ रहे हैं। कामनी के पिता गोपाल जी भी बड़ी गर्मजोशी से सबसे मिले। सब लोगों को हॉल में बिठाकर तारा किचन में कामनी को कहने गई, चाय पानी लेकर आ जाओ बेटी। तारा वापस आके सबके बीच में हॉल में आकर बैठ गई। कामनी ट्रे में पानी के गिलास लिए हॉल में आई। विशाल की नजर जब कामनी पर पड़ी तो वह पलकें झपकाना भूल गया। कंधे तक आते ब्राउन बाल, बहुत ही मोटी मोटी आंखें, काली काली, बहुत ही सुंदर थी, गोरा रंग था। विशाल को कामनी को इस तरह देखते हुए शीला ने विशाल के सामने चुटकी ली। विशाल जैसे वापस अपने में आ गया। कामनी ने पानी का गिलास थमा हुआ विशाल की तरफ देखा। विशाल भी कम खूबसूरत नहीं था, लेकिन आज कामनी की खूबसूरती के आगे विशाल की खूबसूरती मात खा रही थी। विशाल ने मन मन फैसला किया, वह कामनी से ही शादी करेगा और अम्मा जी को अपना फैसला बता देगा। कामनी के घर वालों को भी विशाल पसंद आ चुका था। अब वो लोग चाह रहे थे कि अम्मा जी और शीला कुछ बोले, तभी तो कुछ कहा जाए। शीला ने विशाल को एक तरफ ले जाकर पूछा, भैया लड़की कैसी लगी, जल्दी बताओ। विशाल ने बिना देर किए हुए अपनी बहन से कह दिया, मुझे कामनी पसंद है, तुम मम्मा जी को बता दो, मुझे कामनी से शादी करना है। जब अम्मा जी ने शीला की तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो शीला ने गर्दन हिलाकर अम्मा जी को विशाल की हाँ के बारे में बता दिया। खुशी खुशी दोनों घर वालों ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया और एक दूसरे को बधाई दी। अम्मा जी ने तारा और गोपाल जी से बोला, वह जल्दी ही सगाई के लिए आएंगे। जब भी सगाई का दिन डिसाइड हो जाएगा वह उन्हें फोन पर पहले ही बता देंगे। तारा और गोपाल ने भी हामी भर ली। सब लोग शीला की ससुराल वापस लौट गए। शीला की मां ने जब शीला की सास से जाने की इजाजत मांगी तो उन्होंने कहा, आज नहीं, आज तो बहन बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। अब तुम लोग कल सुबह ही यहां से निकलना। अपनी समधन के फोर्स करने से अम्मा जी और विशाल आज वहीं पर रुक गए। इधर गोपाल अपनी पत्नी तारा से कह रहे थे, अच्छा है, कम से कम इसका रिश्ता तो तय हुआ, नहीं तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, अब इसका कहीं रिश्ता होगा भी। भगवान पर विश्वास करो जी, तारा कहने लगी। हमारी कामनी खूबसूरती नहीं है, बहुत ही समझदार है। तब कामनी के पिताजी कहने लगे, मैं यह नहीं कहता कि कामनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वह भी तो। गोपाल जी की बात बीच में तारा ने अधूरी ही रहने दी और कहा, बस जी अब चुप हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं, हमारी बेटी का बना बनाया रिश्ता बिगड़ जाएगा। सोमवार के दिन सब कामों से फारी होकर वह अपने घर आ गए। उधर सोमवार की सुबह कमली भी काम पर आ गई। उसे घर में आज भी ताला ही नजर आया। उसने सोचा, क्या बात है, आज भी घर में ताला है, ये लोग आज भी नहीं लौटे, लगता है रिश्ता पक्का करके ही आएंगे। दोपहर तक अम्मा जी और विशाल अपने घर लौट आए थे। आकर दोनों ही आराम करने लगे।
जब 5 बजे सोकर उठे तो नहा धोकर अम्मा जी ने पहले सोचा कि कमली को बुला लेती हूँ। फिर सोचा जाने दो, आज शाम का खाना विशाल से बाहर से ही मनवा लूंगी। विशाल जब तैयार होकर बाहर जाने लगा तो अम्मा जी ने कहा, खाने के लिए भी कुछ लेते आना, आज कमली नहीं आई है तो खाना कौन बनाएगा? मैं सफर से थकी हुई हूँ, मुझ में भी आज हिम्मत नहीं है। विशाल बोला, ठीक है अम्मा जी, क्या खाना पसंद करेंगी आप? तब अम्मा जी बोले, अरे जो तुझे सही लगे वो ले आना। तो विशाल चुपचाप बाहर निकल गया। आज विशाल का मन नहीं लग रहा था। उसकी नजरों के सामने बार बार कामनी का चेहरा आ रहा था। वह सोच रहा था कामनी अब जल्दी से दुल्हन बनकर उसके पास आ जाए। विशाल वापस लौटते वक्त खाना लेता आया। दोनों माँ बेटे ने खाना खाया, फिर दोनों ही थकान की वजह से जल्दी सो गए। सुबह कमली जल्दी तैयार हुई और अम्मा जी के यहाँ काम करने पहुंची। आज विशाल भी जल्दी जाग गया था। बरामदे में अखबार पढ़ते हुए कमली ने उसे देखा तो उससे बात करने के इरादे से वह वहीं खड़ी हो गई और कहने लगी, विशाल जी, आप तो लड़की देखने गए थे, कैसी लगी दुल्हनिया? विशाल अखबार पढ़ने में व्यस्त था। उसने कमली की आवाज से चौंक गया और कमली की तरफ देखा और फिर कहा, दुल्हनिया? दुल्हनिया तो बहुत ही सुंदर है कमली। तो कमली बोली, क्या सच में मुझसे भी सुंदर है? तो विशाल बोला, हाँ तुमसे भी सुंदर है। तुम तो एक बच्चे की माँ बन चुकी हो, लेकिन वह तो अभी कुमारी कली है। विशाल ने हंसते हुए कहा। तो कमली ने मुंह फुला लिया। फिर विशाल ने उससे अपनी बातों में लेते हुए कहा, अरे कमली, तुम फिक्र क्यों करते हो? अगर वह शादी होकर इस घर में आ भी गई तो तुम्हारा वही दर्जा रहेगा मेरे लिए। कमली कहने लगी, अच्छा जी, कभी अम्मा जी ने मुझे उसके आने के बाद काम से ही निकाल दिया तो? क्योंकि उसके घर में तो वह काम करने वाली आ चुकी होगी। विशाल बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा कमली, अगर वह खाना बनाएगी तो मैं तुम्हें झाड़ू, बर्तन, कपड़ों की धुलाई वगैरह के लिए रख लूंगा। विशाल ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा और फिर आंख से इशारा करते हुए कहने लगा, चलो इस पर। कमली शर्मा गई और अंदर चली गई। अम्मा जी भी लड़की और उसके घर वालों की तारीफ करते हुए नहीं थक रही थी कमली के सामने। कमली कहने लगी, बस अब तो तुम दुआ करो कमली। अम्मा जी कहने लगी, जल्दी से विशाल की शादी हो जाए, दुल्हन मेरे घर आ जाए, ताकि मुझे भी अब आराम से दिन गुजारने नसीब हो। अम्मा जी ने कमली से कहा। तो कमली अम्मा जी का दिल टटोल रही थी। अम्मा जी कहने लगी, कमली, दुल्हन के आने के बाद तो आप मुझे काम से निकाल दोगी? तब अम्मा जी बोले, अरे नहीं री पगली, तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? तुम दूसरे काम के लिए यहीं रहोगी। कमली के मन में विश्वास हो गया कि माँ और बेटे दोनों में से कोई भी मुझे इस घर से नहीं निकालना चाहते, दुल्हन आने के बाद भी। जब अम्मा जी नहाने गई तो विशाल ने कमली से कहा, अम्मा जी नहाने गई हैं, थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, तुम मेरे कमरे में आ जाओ। कमली तुरंत विशाल का कहना मानकर उसके कमरे में चली गई और दोनों बैठकर अपनी मस्ती में मस्त हो गए। और फिर विशाल ने कमली से 2000 पकड़ाते हुए कहा, ये लो, रख लो, काम आएंगे। कमली ने पैसे लिए और मन ही मन सोचा, मेरे राजा, इसी तरह मुझे पैसे देते रहो, मेरा भी काम हो जाएगा और तेरा भी। कमली के पास अब कुल मिलाकर 7000 थे। उसने सोचा, सिगड़ी के बजाय गैस का चूल्हा खरीद लेती हूँ। यहाँ अम्मा जी के यहाँ गैस पर खाना बनाते हुए उसे प्रैक्टिस हो गई थी। उसे अब गैस के चूल्हे में ही खाना बनाने में अच्छा भी लगने लगा था। तुरंत लाइटर से जलाया और खाना बना लिया। न लकड़ी लाने का झंझट, न चूल्हा फूंकने का झंझट, न धुएं की टेंशन। आज ही वह बाजार गई और गैस का चूल्हा और गैस के सिलेंडर उसके साथ लेकर आ गई। जब मुरली ने गैस का चूल्हा और सिलेंडर देखा तो कहा, ये सब क्या है? तो कमली कहने लगी, मुरली, मेरे राजा, मैं यह आज ही लेकर आई हूँ। अब इससे देखो, खाना भी जल्दी बन जाएगा और लकड़ी का झंझट भी नहीं होगा और ना ही धुएं की टेंशन रहेगी और अपने घर की दीवारें भी खराब नहीं होंगी। जब उसकी पड़ोसन जस्सी ने देखा कि कमली गैस के सिलेंडर और गैस का चूल्हा लेकर आई है तो वह तुरंत उसके घर पहुंच गई और कहने लगी, अरे वाह कमली, कब लिया नया इसको? कमली बोली, हाँ, नया नहीं है, जहां मैं काम करती हूँ वहां अम्मा जी ने नया चूल्हा लिया है तो मुझे पुराना दे दिया। मैंने कहा, खाली चूल्हे का मैं क्या करूंगी? तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने अपना पुराना गैस सिलेंडर उठाकर मुझे दे दिया। कमली ने झूठ बोला। तो जस्सी कहने लगी,
वाह बहन, तुम्हारे तो ऐस है। ये चूल्हा तो कहीं से कहीं तक पुराना नहीं दिखता, बिल्कुल नए जैसा है। कमली मुस्कुराकर चुप हो गई। बस्ती की कई औरतें भी झोपड़ी और गैस का चूल्हा देखकर खुश हो रही थी। वहीं कुछ औरतों को कमली से जलन भी हो रही थी। वे बातें बना रही थी, कैसे इतनी जल्दी झोपड़ी भी पक्की करवा ली और गैस चूल्हा भी आ गया। लगता है दाल में कुछ काला है। बरसात आने वाली थी और बहुत ही जल्दी स्कूल भी खुलने वाले थे। कमली सोच रही थी वह राजू का पास के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा दे। फिर उसने सोचा इस सिलसिले में पहले विशाल से बात करेगी। हो सकता है एडमिशन का नाम सुनकर विशाल खुद ही उसकी मदद कर दे। दूसरे दिन जब वह काम पर गई तो विशाल से राजू के एडमिशन की बात की तो विशाल ने कहा, जहां दिल चाहे वहां एडमिशन करवा दो कमली, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उसकी पढ़ाई का खर्च पूरी तरह मैं उठाऊंगा। यही तो चाहती थी कमली। खुश हो गई। जल्दी उसने पास के स्कूल में राजू का एडमिशन करवा दिया। एडमिशन की फीस, बैग, कॉपी, किताब सब विशाल ने ही बंदोबस्त किया था। अम्मा जी कमली के पीछे पड़ी रहती थी कि विशाल की सगाई के लिए जाना है। कमली, तुम भी साथ चलो, कुछ काम ही करवा दोगी कम से कम। मगर कमली ने अम्मा जी को यह कहकर टाल दिया कि राजू की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि कमली खुद जाना नहीं चाहती थी। अम्मा जी, विशाल और अम्मा जी की बड़ी बहन कांति जी, जो इसी शहर में रहती थी, कांति जी की दोनों बहुएं खुशी और राखी, उनके दोनों बेटे लोकेश और दिनेश, उनकी बेटी ममता और उनके दोनों बच्चे, ममता के पति, सभी सगाई के लिए वहां से रवाना हो गए। सभी लोग घर की गाड़ी से ही जा रहे थे। खूब हल्ला करते हुए, मस्ती गाना बजाना करते, बड़ी खुशी खुशी सब लोग शीला के ससुराल पहुंच गए। शीला और उसकी सास ने उन सब का खूब अच्छे से स्वागत किया। क्योंकि खाने का इंतजाम कामनी के घर पर था, इसलिए सब तैयार होकर कामनी के घर पहुंच गए। अभिजीत ने जब कामनी को देखा तो वह कुछ चौंक गया। उसे कुछ याद आने लगा कि यह तो वही कामनी है जो उसके साथ कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ती थी। हालांकि हमारी कोई बातचीत या दोस्ती नहीं थी, लेकिन एक दूसरे को जानते जरूर थे, क्लासमेट होने की वजह से। पर यह तो एक पैर से हल्की सी लंगड़ाकर चलती थी। अभिजीत ने कामनी से कहा, कामनी, पहचाना मुझे? तो कामनी ने चौंक कर अभिजीत की तरफ देखा और कुछ सोचने लगी। फिर याद करके कामनी ने कहा, हाँ याद आया, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे ना। अरे वाह जीजू, आप जानते हैं? विशाल बीच में ही बोला तो अभिजीत बोला, हाँ भाई, सिर्फ जानता ही हूँ नहीं हूँ, लेकिन बातचीत भी थी इनसे कॉलेज में, ना ही तो कोई फ्रेंडशिप वगैरह तो नहीं थी। मौका मिलते ही अभिजीत ने विशाल से कहा, विशाल, कामनी थोड़ी लंगड़ा कर चलती है, मुझे याद है। जब हम कॉलेज में थे तो सब इसका मजाक बनाया करते थे। तब विशाल बोला, मगर जीजू, अब तो नहीं लग रहा कि वो लंगड़ा कर चल रही है। विशाल ने हैरत से कहा। तो अभिजीत ने कहा, हाँ, लग तो नहीं रहा कि वह अभी लंगड़ा कर चल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लो, परख लो। ये बात जब अम्मा जी तक पहुंची तो अम्मा जी ने कहा, इस बात को यहीं पर क्लियर कर लेना सही है, ऐसा ना हो कि बाद में हमें कोई तकलीफ उठाना पड़े। आखिर मौका देखकर अम्मा जी ने लड़की की मां से पूछ लिया, हमने सुना है कामनी कॉलेज के दिनों में थोड़ा लंगड़ा कर चलती थी। अभी अभिजीत ने बताया तो तारा के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगी। वो बात को चबा चबा कर बोलने लगी, जी वो। तभी गोपाल बोले कि हमारी बेटी लंगड़ा कर चलती थी, लेकिन हमने इसका ऑपरेशन करा दिया। उसके एक पैर में पोलियो की वजह से तकलीफ हो गई थी, लेकिन हमने उसके पैर में रोड डलवाकर। तभी उसकी बात पूरी होने से पहले ही विशाल की मौसी का बेटा विक्की बोला, रोड डलवाकर? लेकिन ऐसे केस में रोड तो? विशाल जो कामनी के पापा बोले, जी हमें डॉक्टर ने यही तरीका बताया था। तब तक तारा सारी रिपोर्ट्स और फाइल लेकर आ गई और कहा, ये देखो बेटा। उन्होंने विशाल के हाथ में सारी रिपोर्ट्स और फाइल दी, जिसे विशाल ने देखकर अभिजीत को दी, और अभिजीत ने वो रिपोर्ट्स और फाइल पढ़ने के बाद विक्की को दे दी। विक्की ने पढ़कर शीला को दी। ये लोग यह रिपोर्ट और फाइल से देखकर निश्चिंत हो गए। साधारण तरीके से सगाई की रस्म करने के बाद सभी लोग शीला की सास के यहाँ, यानी शीला की ससुराल, वापस आ गए। ये तो कोई बात नहीं होती अम्मा जी, राखी ने कहा। भला
रोड डालकर पैर पूरी तरह से रियल पैर की तरह होता है ना, भाग सकते हैं, ना ज्यादा चलना फिरना हो सकता है। उनकी बहन की बहू ने कहा, बहुत देर तक खड़े होकर भी काम नहीं कर सकते। तभी विशाल कहने लगा, अरे भाभी, हमें कौन सा उसे दौड़ में भाग दिलाना है, और रही बात काम की, तो काम के लिए कमली भी है, और फिर क्या बात है। वह कहने लगा, विक्की, मजाक करते, विशाल भैया तो अभी सगाई हुई है। तो विशाल भी थोड़ा सा शर्मा गया। आज जब कमली ने मुरली के साथ फिर से मना कर दिया तो वह बोला, ये क्यों नहीं कहती कि तुझे मेरा साथ पसंद नहीं आ रहा। मुरली बोला, तुझे तो तेरा वो रईस यार पसंद आ रहा है, उसके साथ ही रंगरलिया मनाने लगी है। तो कमली बोली, हाँ, मैं उसके साथ रंगरलिया मना रही हूँ, किसी और के साथ, तुझे इससे क्या, तू तो बैठकर औरत की कमाई खा। कमली ने कहा। तो मुरली गुस्से में उठा, 2-4 हाथ कमली को जड़ दिए। कमली रो रो कर गालियां देने लगी, कुत्ता, नीच कहीं का, तू अगर अच्छा कमाता तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मगर तेरी कमाई तो तू दारू में उड़ा देता है, तो मुझे और मेरे बेटे के लिए सब करना ही पड़ेगा ना। तो मुरली ने कहा, हाँ, तो तू किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी क्या, ये भी करना बाकी था तेरा। तूने कहा था कि उस रईस ज़ादे को केवल फंसा रही है। तो कमली बोली, हाँ, तो केवल मैंने उसे फंसाया ही है, तेरे से किसने कहा कि मैं उसके साथ मुंह काला कर रही हूं। कमली मुरली के मुंह से सच सुनकर थोड़ा घबरा गई, तो अपनी आवाज को थोड़ा नरम करते हुए कहने लगी, तो फिर तू ही बता, मेरे साथ अब तू रिश्ता क्यों नहीं बनाती है। तब कमली कहने लगी, देख बाबा, मैं थक जाती हूं, चल अब तू खुश होकर रहा। मुरली भी खुश होकर कमली के साथ खुश हो गया। उसने थोड़ी बातों में मिठास घोली। अब सभी लोग सगाई करके वापस आ चुके थे। आज कमली काम पर गई तो उसका सर बहुत दर्द हो रहा था। उसने सोचा, आज अम्मा जी से कह देती हूँ, काम करके जल्दी चली जाऊंगी और शाम को नहीं आऊंगी, सिर में दर्द है। फिर अम्मा जी की बड़ी बहन कांति और दोनों बहुएं, बेटी और दामाद, बच्चे, सब लोग अभी अम्मा जी के यहीं पर मौजूद थे। इस तरह सारे मेहमानों को अम्मा जी के घर पर ही मौजूद देखकर कमली के मन में छुट्टी को बोलने का नहीं हुआ। जब विशाल ने कमली को आज चुप चुप देखा तो उसने खुद ही पूछ लिया, क्या बात है कमली, आज इस तरह उदास और चुप क्यों लग रही हो, तबीयत तो ठीक है ना। कमली बोली, विशाल जी, सर में थोड़ा दर्द है और कुछ अच्छा नहीं लग रहा, काम करने में मन नहीं लग रहा। कमली ने कहा। तो विशाल जी बोले, चलो ठीक है, मैं तुम्हें पेन किलर दे देता हूँ, तुम्हें खाकर अच्छा लगेगा। विशाल अपने कमरे में गया और एक पेन किलर लाकर कमली को पकड़ा दी। तभी ममता किचन में आई और बोली, ये क्या कर रहे हो भैया। ममता ने विशाल को कमली के पास देखकर पूछा। तो विशाल बोला, कुछ नहीं, कमली के सर में थोड़ा दर्द था भाभी, तो मैं पेन किलर देने आया था, सच बता दिया विशाल ने। ममता बिना कुछ बोले बाहर निकल गई तो विशाल भी बाहर आ गया, लेकिन ममता ने विशाल को एक तरफ ले जाकर कहा, भैया ये क्या बात हुई, नौकरानी के लिए भला इतनी हमदर्दी। तब विशाल बोला, अरे ममता, नौकरानी क्या सिर्फ नौकरानी होती है, वह भी इंसान होती है। विशाल ने कहा। तो ममता ने कहा, हाँ भैया, आप मेरे कहने का गलत मतलब मत निकाल रहे हैं। आज आप नौकरानी के साथ हमदर्दी कर लीजिए, लेकिन कल कामनी भाभी इस घर में आएंगी तो आपको इस तरह नौकरानी के साथ हमदर्दी करते देखेंगी तो उन्हें क्या लगेगा। तो विशाल बोला, आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, उसने कहा विशाल को समझाते हुए। ये कहकर ममता हॉल में चली गई। विशाल चुपचाप खड़ा होकर उसकी कही हुई बात सोचता रहा। अचानक विशाल के मन में एक शंका घर कर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी हो और कामनी से, और कमली कामनी को कुछ बता दे। कहीं ऐसा ना हो कि कमली हमारे और उसके रिश्ते के बारे में सब कुछ बोल दे। नहीं, कमली ऐसा नहीं कर सकती, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, मैं उसे पैसा देता रहूंगा, वह खुश रहेगी। फिर विशाल ने सोचा, एक दिन इस मामले में कमली का मन टटोलना पड़ेगा। उसके मन में क्या है, कहीं ऐसा ना हो कामनी का घर में आना कमली को बुरा लगे, या मेरे साथ कामनी का रहना कमली को बुरा लग जाए, वह सच्चाई खोल दे। चलो देखता हूँ, जल्दी से फ्री होकर इस मामले में कमली का मन टटोल लूंगा। विशाल सोचने लगा। अब तो मुरली कमली से रोज लड़ाइयां करने लगा था, जबकि कमली मुरली को रोज खुश करने के लिए दारू के लिए पैसे देने लगी थी।
कमली इस रोज की झिकझिक से परेशान आ गई थी। कहती, कमली की कमाती हूँ और खिलाती हूँ इसे, और मैंने झोपड़ी भी पक्की करवा ली, फिर भी यह चैन से नहीं रहने देता। खुद तो मजे में सारा दिन घर में पड़ा रहता है, खाता पीता है बढ़िया, फिर भी इसे चैन नहीं है, सगोन से जीने नहीं देता। पहले पैसों का रोना था, रोटी तक के लाले पड़े थे, अब धीरे धीरे कुछ ठीक हुआ तो यह कमीना सही नहीं रहता। कमली मन ही मन कोड़ती। अब तो विशाल भी घंटों कामने के साथ फोन पर व्यस्त रहने लगा। उसका ध्यान कमली पर कम ही हो गया था। कमली को खर्चा पानी भी कम मिलने लगा था विशाल से, क्योंकि विशाल तो कामने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। कमली इस बात से परेशान थी, और ऊपर से मुरली के रोज रोज के झगड़े। मुरली को अब एक ही धुन सवार थी कि कमली काम पर जाना बंद कर दे। उसे लगने लगा कमली कमा रही है, इसलिए उसमें अहंकार आ गया है, और उसे कमली पर शक भी होने लगा था। वह कमली से बस बार बार यही कहता, तू काम करने जाना बंद कर दे, और कमली इसके लिए तैयार नहीं थी। एक दिन जब नशे में धुत मुरली कमली से प्यार करने के लिए बोलने लगा, तो कमली ने उसे गुस्से में झड़का दिया। बोली, क्या है तू? अपनी हालत देख, नशे में धुत है तो। मेरे पास दारू पीकर आता है, और दारू की गंध के अलावा कुछ नहीं, जरा अपनी हालत सुधार। इस पर मुरली कमली को लात घूंसों से मारने लगा। कमली भी आपे से बाहर हो गई। उसने एक जोरदार धक्का मुरली को दिया, जिससे मुरली का सिर दीवार से टकराया और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसके सर से खूब खून बहने लगा। कमली उससे गुस्से और घृणा से देखती रही और बोली, मार मार क्यों नहीं गया कुत्ता कहीं का, सुअर। उसे तरह तरह की गालियां देती रही और उसकी सांस चेक करने लगी, लेकिन मुरली की सांसें अभी चल रही थी। आवाज सुनकर राजू भी उठ गया। राजू के उठ जाने से कमली घबरा गई और नौटंकी करते हुए रोते हुए राजू से कहा, देखना राजू, तेरे बाबा दारू के नशे में गिर गए, जाकर जल्दी से पास में से किशन भैया को बुला। राजू जैसे ही बाहर की तरफ भागा, कमली ने मुरली का सिर पकड़कर दीवार पर 5-6 बार और धक्का दिया, और जब उसे तसल्ली हो गई कि मुरली मर चुका है, तो वो बैठकर रोने लगी। बस्ती के कई लोग इकट्ठा हो गए। राजू किशन को लेकर भी आ गया था। वह जोर जोर से रोते हुए सबको बताने लगा कि नशे में धुत मुरली ने आज ज्यादा ही पी ली थी, और नशे की हालत में वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और गिर गया, जिसकी वजह से उसका सिर दीवार से टकरा गया। जल्दी जल्दी कुछ बस्ती वाले उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उसे अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कमली अस्पताल में रोने लगी, विलाप करने लगी। बस्ती वाले उसके साथ हमदर्दी बता रहे थे। औरतें उसे चुप करा रही थी। जस्सी भी साथ में थी। बेचारी की खुशियों को किसी की नजर लग गई। देखो ना, अभी तो उसने झोपड़ी पक्की करवाई थी, और अभी बर्तन भी थोड़े बहुत नए लिए थे, चूल्हा भी लाई थी। अब थोड़ा दिन अच्छे गुजर रहे थे तो भगवान ने इसके साथ क्या कर दिया, बेचारी का पति ही छीन लिया। अब तो सारी जिंदगी इसे काम करके खाना है। जस्सी कल्लो से बोल रही थी, और बाकी सभी औरतें भी जस्सी की हाँ में हाँ मिला रही थी। मुरली का क्रियाकर्म बस्ती वालों ने सबने मिलकर कर दिया। अब अम्मा जी और विशाल को जब यह बात पता चली, तो वे कमली के यहाँ बैठने आए। अम्मा जी कमली को दिलासा देते हुए कह रही थी, कमली, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे लिए हैं। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करना कि अब मुरली नहीं रहा तो तुम्हारा क्या होगा। हाँ कमली, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, विशाल कहने लगा। मैं राजू की पढ़ाई का खर्चा अपने जिम्मे लेता हूँ, उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। विशाल ने भी मौका देखकर झूठ बोलते हुए कहा था, ताकि अम्मा जी को लगे कि मुरली के ना रहने पर विशाल राजू की पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है। अब अम्मा जी और विशाल तो चले गए। जस्सी कमली से कहने लगी, बहन, कितने अच्छे मालिक मिले हैं तुम्हें, भगवान की तरह है ये तो तुम्हारे लिए। तुम्हें कितना समझा रहे थे, और देखो तुम्हारी मदद भी करने के लिए तैयार है। अच्छा ही किया मैंने जो मुरली को हमेशा के लिए विदा कर दिया। मन ही मन कमली सोचने लगी, अब तो अम्मा जी और विशाल मेरा और भी ज्यादा ध्यान रखेंगे, और बस्ती वाले भी, सभी इस तरह से मुझसे हमदर्दी मिलेगी। कुछ दिन बाद कमली फिर से काम पर जाने लगी, लेकिन अब उसे यह टेंशन थी कि राजू को स्कूल के बाद वह कहाँ छोड़े। राजू का स्कूल समय सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक था। अगर वह 12:30 बजे स्कूल से आएगा, तब तक वह कहाँ रहेगा।
अगर उसे घर पर अकेला छोड़ती है तो बस्ती वालों को क्या भरोसा। अकेला राजू को देखकर न जाने घर की कोई चीज ही उठा ले जाए। वैसे भी बस्ती वाले इतने कंगाल हैं कि रोटी के टुकड़े तो लाले पड़े इनके पास। इस मामले में क्यों ना जस्सी से बात करें। कमली जस्सी के घर पहुंची और जस्सी से कहा, जस्सी बहन, मेरा एक काम करोगी, मेरा इस मुसीबत में साथ दोगी। जस्सी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बहन, बताओ क्या काम है। तब कमली कहने लगी, मैंने कहा कि बहन, राजू 12:30 बजे स्कूल से आ जाएगा। क्या है कि मैं 2 बजे तक तुम्हारे घर वह रह सकता है। 2 बजे मैं काम से वापस लौटूंगी, अपने साथ राजू को घर ले जाऊंगी। तुम उसके खाने पीने की चिंता मत करना बहन, मैं उसे टिफिन दे दिया करूंगी, फिर वह मेरे साथ 2 बजे घर आकर खाना खा लेगा। और ये भी कोई पूछने वाली बात है। जस्सी कहने लगी, बहन, राजू मेरे बच्चे जैसा ही है, तो बेशक उसे बिना चिंता की मेरे पास छोड़ सकती है। जस्सी ने कहा। तो अब रोज सुबह 7 बजे कमली राजू को स्कूल भेजती, उसे टिफिन में हल्का फुल्का कुछ खाने को देती और खुद भी राजू के स्कूल जाने के बाद काम पर चली जाती। दोपहर 2 बजे जब वो जस्सी के घर से राजू को अपने साथ ले आती, उसे खाना खिलाकर सुला देती और खुद भी साथ में आराम से सो जाती। उसकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी। मुरली की झिकझिक भी अब नहीं थी। फिर से 5 बजे उठकर वह काम पर चली जाती और राजू को जस्सी के घर छोड़ देती। जस्सी के भी छोटे छोटे 3 बच्चे थे। राजू का दिल उन बच्चों के साथ खेलने में लग जाता था। अम्मा जी कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी शीला के पास गई थी। वह कमली से कहकर गई थी कि टाइम पर आकर विशाल के लिए खाना बना दिया करे और घर का दूसरा काम भी कर दिया करे। तो विशाल और कमली की मौज ही मौज थी। कमली के पैर तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसको ऐसे लगता जैसे भगवान ने उसकी सारी खुशियां उसे दे दी। कमली और विशाल कमली को पैसे की कमी नहीं आने देता था। धीरे धीरे कमली अपने घर के लिए और भी जरूरत का सामान लाने लगी। जैसे उसने एक अच्छा सा गद्दा बनवा लिया था, एक अच्छा सा कंबल ले आई जिसमें उसे सोने में भी आराम मिलता था। नरम नरम गद्दा, कंबल और कुछ राजू के कपड़े भी ले आई थी। राजू के लिए जूते, खुद के लिए चप्पल, आर्टिफिशियल गहने जिन्हें वो रोज पहनकर काम पर जाती थी। अम्मा जी जब वापस आई अपनी बेटी के घर से तो उन्हें कमली को बताया कि विशाल की शादी पक्की हो गई है। 2 महीने बाद की तारीख है। जल्दी ही शीला भी आ जाएगी तो हम दोनों मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। कमली का मन आज फिर यह सब सुनकर खराब हो गया था। वहीं शादी का सुनकर विशाल बहुत खुश नजर आ रहा था। जल्दी ही शीला अम्मा जी के घर आ गई और दोनों माँ बेटियां मिलकर शादी की तैयारियां करने लगी। दुल्हन के लिए एक से एक कपड़े, गहने बनवाए जा रहे थे जिन्हें कमली देखती तो बड़ी हसरत से सोचती, काश ऐसा मेरे पास भी होता। शादी नजदीक आते ही अम्मा जी ने कमली के लिए भी 5 बढ़िया बढ़िया साड़ियां खरीद दी थी। कहा था, तुम भी यहीं रहोगी काम करने के लिए तो मेहमान तुम्हें भी तो देखेंगे। अम्मा जी ने कमली से कह दिया कि 5 दिन की शादी है और 5 दिन के लिए तुम्हें सारा दिन और रात यहीं रहोगी और साथ में अपने बेटे राजू को भी ले आना। राजू भी तुम्हारे साथ यहीं पर हमारे घर रह लेगा। धीरे धीरे विशाल की शादी का दिन भी नजदीक आ गया। आज विशाल की हल्दी की रस्म होनी थी। घर का पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। घर का पूरा कोना कोना चमक रहा था सजावट से। अम्मा जी के जेठ कार्तिक और जेठानी भानुमति, देवर वैभव और देवरानी आशा सभी अपने बेटे, बहुएं और पोते पोतियों के साथ आ चुके थे। शीला के ससुराल वाले कांति जी, उनके बेटे, बहू, ममता, अभिजीत सभी लोग भी आ चुके थे। विशाल के कुछ खास फ्रेंड भी मौजूद थे। अम्मा जी ने कमली से कहा, काम में मदद के लिए तुम्हारे पास कोई और हो तो ले आना, उसे भी काम के पैसे अलग से दे दूंगी। मेहमान ज्यादा है तो मैं अकेले में इतना नहीं कर पाऊंगी। अम्मा जी ने कमली से कहा कि शादी में काम करने के उसे अलग से पगार मिलेगी। तो कमली अपने साथ जस्सी को काम के लिए ले आई थी। कमली ने जस्सी से कहा था, बहुत अच्छे लोग हैं, 5 दिन का काम करने के अच्छे पैसे मिलेंगे। इस पर जस्सी भी मान गई थी। जस्सी और कमली सुबह ही किचन में लगी हुई थी। इतने सारे मेहमानों का खाना बनाना इतना आसान नहीं था। विशाल और उसके दोस्त एक अलग कमरे में मंडली जमाकर बैठे थे। विशाल के दोस्त विशाल को छेड़ रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, यार
तेरी यह काम वाली तो बहुत ही खूबसूरत है। देख तो लगता है ही नहीं कि यह काम वाली है, और एक बच्चे की माँ होने के बाद भी इसने अपने आप को कैसे संवार रखा है। तभी दूसरा दोस्त बोला, सुरेश, हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है। पतली सी कमर है, नाजुक सी, और देखो तो सही, कोई भी फिसल जाए। विशाल बोले, अरे ऐसा मत बोलो यार, ये भी अपना ही माल है। क्यों, तुझसे सेठ है क्या? सुरेश बोला। तो विशाल बोला, हाँ, अपनों से भला कौन सेठ नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ एक काम वाली है। तो उसका दोस्त बोला, क्या तूने इसके साथ? तब विशाल बोला, हाँ, कई बार। और हंसते हुए वह अभी कह ही रहा था कि तभी कमली उन सब के लिए चाय के कप लिए चली आई। कमली, ये सब क्या कह रहे हैं? सुना तुमने? विशाल ने कमली से कहा। कमली बड़ी अदा से बोली, ये सब क्या कह रहे हैं? तुम बहुत खूबसूरत हो, ये कह रहे हैं। कमली बड़ी इतराकर बोली, हाँ सही में कमली, बहुत खूबसूरत हो, और अभी लगता है कि तुम एक बच्चे की माँ हो। उसका दोस्त बोला। कमली अपनी नाजुक पतली कमर को मटकाती हुई चली गई। जल्दी ही बारात का दिन भी आ गया। सभी लोग बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे। विशाल दूल्हा बना बहुत जच रहा था। शादी के बाद वह कहने लगा, भूल मत जाना विशाल जी, कमली ने कहा। तो विशाल हंसते हुए कहने लगा, नहीं, तुम्हारी तो हमें शादी के बाद भी जरूरत पड़ेगी। बीवी मायके जाया करेगी, तब बस मतलब ही हुआ आप। कमली मुंह फुलाकर चली गई। बारात में अम्मा जी ने कमली को लेकर नहीं गई थी। उनका कहना था, बारात में सब लोग थके हुए आएंगे तो तुम्हें सबका ध्यान रखना होगा। हमारी गैर मौजूदगी में तुम्हें घर की साफ सफाई भी करनी होगी। शादी का घर है, कुछ ज्यादा ही सफाई की जरूरत है। अभी कमली और जस्सी अम्मा जी के घर पर ही रुकी हुई थी। दोनों ने मिलकर पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई की, फिर दुल्हन के आने के स्वागत के लिए तैयारियां करने में जुट गई। सभी लोग बारात लेकर कामनी के घर पहुंच चुके थे। खुश होकर मस्ती में नाच गा रहे थे। जो भी कामनी को देख रहा था, अम्मा जी से कामनी की खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। बहू तो तुमने बहुत खूबसूरत ढूंढी है, बहुत ही खूबसूरत दुल्हन है। विशाल के दोस्त भी कामनी को देखकर विशाल से उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। विशाल भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सारी शादी की रस्में अदा हो चुकी थी। विशाल और कामनी पति पत्नी बन चुके थे। सारी रस्में हो जाने के बाद सब लोगों ने खाना शुरू किया। खाने की सभी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की। खाने में कोई कमी नहीं थी, तरह तरह के आइटम थे। सभी लोगों ने खुश होकर खाना भी खाया। फिर बारात वापस रवानगी के लिए तैयार हो गई। सुबह 8 बजे सभी बाराती घर वापस आ गए। यहाँ आकर पहले दुल्हा दुल्हन की रस्मों का दौर चला। उसके बाद जाकर कहीं दुल्हन को उसके कमरे में आराम करने भेजा। कामनी भी बेचारी बहुत थक गई थी, उसे जल्दी नींद आ गई। चाय नाश्ते के बाद सारे मेहमान भी यहाँ वहां आराम करने लगे। विशाल अपने कमरे में जाने लगा तो अम्मा जी ने कहा, विशाल, अभी किसी और रूम में आराम कर लो, रात से पहले अपने कमरे में मत जाना। विशाल ने जाते जाते पलटकर अम्मा जी की ओर देखा और थोड़ा सा मुंह बनाया तो उसकी बहन शीला हंसने लगी। कमली ने भी साथ में हंसने लगी। दोनों की हंसी की नकल उतारते हुए विशाल दूसरे कमरे में चला गया और कमली और जस्सी जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई। अम्मा जी ने आज स्पेशल मटर पनीर, भरवा भिंडी और पूरी रायता बनवाया था। साथ में मूंग दाल का हलवा था। कमली और जस्सी को दोपहर के 3 बज गए थे खाना बनाने में। सारे मेहमान भी आराम कर चुके थे। सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। अम्मा जी ने दोनों से आकर कई बार टोक चुकी थी, जल्दी से मेहमानों को खाना दो, उन्हें भूख लगी है। जिससे कमली थोड़ा चिढ़कर कहने लगी, इतने मेहमान हैं अम्मा जी, समय तो लगेगा ना। जैसे तैसे खाना 3 बजे तक तैयार करके कमली और जस्सी मेहमानों को खाना खिलाने लगी। ममता जाकर कामनी को भी खाने के लिए ले आई। जब कामनी सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी तो कमली उसे गौर से देखने लगी और सोचने लगी, यह तो बहुत सुंदर है, मगर महारानी, विशाल पहले मेरा है, फिर तेरा। रात के 9 बजे बज चुके थे। जब कमली काम से फ्री होकर विशाल के कमरे में दूध का गिलास रखने गई तो अम्मा जी ने ही कमली को बोला था रखने को। कमली ने सेज सजी हुई देखी। उसका मन इसी तेज पर विशाल के साथ सोचने लगी। फिर उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। कामनी तब तक रूम के बाहर सभी के बीच में बैठी थी।
कमली ने दूध में जुलाब की दवाई मिला दी, जो उसने बारात जाने के बाद ही मेडिकल से खरीदी थी आज के दिन के लिए। कामनी को शीला और ममता ने उसके रूम में छोड़ दिया। कामनी इतने मेहमानों के बीच ठीक से खाना नहीं खा पाई थी, और जो दूध विशाल के लिए था, भूख लगने पर कामनी ने पी लिया। जब विशाल कमरे में गया तो कामनी ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी और यहाँ दूध का गिलास रखा था तो वो मैं पी गई। विशाल ने कामनी के इस मासूमियत पर उसे मुस्कुराकर देखा और हंस दिया। कोई बात नहीं, कहने लगा, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। फिर कामनी को उसने अपने पास बैठाया और उसका हाथ हाथों में लेकर बड़ा खुश हुआ और कामनी से कहा, तुम्हें पाकर। कामनी कुछ बोलती उससे पहले उसके पेट में गड़गड़ाहट हुई। कामनी ने थोड़ा सा कुचाते हुए कहा तो विशाल बोला, हाँ वो। विशाल ने वॉशरूम की तरफ इशारा किया। जब कामनी को वॉशरूम में देर हो गई तो विशाल ने उससे पूछा, कामनी, यू आर ओके? कामनी ने वॉशरूम का दरवाजा खोलते हुए कहा, हाँ। कामनी वॉशरूम से निकलकर फिर से बेड पर आकर बैठ गई। विशाल ने उसकी गोद में अपना सिर रख लिया। कामनी उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। तुम खुश तो हो ना? विशाल ने सर उठाकर पूछा। तुम शादी से खुश हो? कामनी को जवाब देती उससे पहले कामनी को फिर से वॉशरूम की जरूरत महसूस हुई। वह बोली, जी मुझे वॉशरूम जाना है। कामनी शर्माते हुए कहा। विशाल ने गर्दन हिलाई। हाँ। कामनी जरा देर में ही वॉशरूम से बाहर आई। कुछ प्रॉब्लम है क्या? विशाल ने उसे देखकर पूछा तो वह बोली, जी लूज मोशन। कामनी ने रुक रुक कर इतना ही बोला। अरे कोई बात नहीं, विशाल कहने लगा, शायद कुछ हैवी खाने में आ गया होगा। अब भी शादी का माहौल में। विशाल ने उसे थोड़ा कूल करने के लिए कहा, लेकिन लूज मोशन बढ़ते गए और कामनी की हालत भी बहुत खराब हो गई। लगातार लूज मोशन से उसे कमजोरी और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई। रात 3 बजे कामनी की हालत बहुत खराब देखकर विशाल ने जाकर अम्मा जी को बताया और शीला को बताया। अम्मा जी इतनी रात को विशाल को आया देखकर पहले तो घबराई, फिर बोला, क्या हुआ विशाल, तुम इस वक्त? अम्मा जी ने कामनी की हालत जो विशाल कहने लगा, बहुत खराब हो गई है, उसे लूज मोशन की प्रॉब्लम हो गई है। बहुत ज्यादा लूज मोशन होने से उसका बीपी भी डाउन है। भाई आपको पहले बता देना था, ऐसा कुछ था तो? शीला कहने लगी। तो विशाल कहने लगा। फिर अम्मा जी भी कहने लगी। शीला विशाल के कमरे में आ गए। दोनों पीछे पीछे विशाल भी आ गया। कामनी की हालत देखकर अम्मा जी ने विशाल से कहा, विशाल हमें कामनी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तुम जल्दी गाड़ी निकालो। लेकिन अम्मा जी, विशाल कहने लगा, इतनी रात में आज के दिन अगर कामनी को हॉस्पिटल ले गए तो सारे मेहमान पता नहीं क्या क्या अंदाजा लगाएंगे। विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा। अम्मा जी ने उसका मतलब समझ गई। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। शोर शराबे में कुछ एक मेहमान उठ भी गए थे। अम्मा जी ने सबको कहा, बहू को लूज मोशन हो गए हैं, जिससे उसे कमजोरी और बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ा हॉस्पिटल बताकर आते हैं, कहीं ज्यादा कमजोरी और बीपी की प्रॉब्लम बढ़ गई तो बहुत परेशानी होगी। अम्मा जी, शीला, ममता और विशाल कामनी को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां कामनी को एडमिट कर लिया गया। कामनी को ड्रिप लगाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद अम्मा जी ने विशाल को घर जाने को बोला। कहा, तुम जाकर आराम कर लो। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए विशाल सोच रहा था, आज ही सब होना था। कितने सब सपने सजाए थे, सब धरे के धरे रह गए। विशाल जब घर पहुंचा तो कमली गेट पर उसका इंतजार कर रही थी। कमली विशाल को देखकर उसके पास आकर बोली, कैसी तबीयत है कामनी जी की? उसे ड्रिप लगी है, अब सुबह तक हॉस्पिटल से घर आएगी, विशाल ने कहा। जरा मेरे लिए तुम कॉफी बना दो कमली, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, कहकर विशाल अपने कमरे में चला गया। कमली भी कॉफी बनाकर विशाल को देने के लिए उसके कमरे में आ गई। विशाल अपनी स्वाग सेज पर बैठा था। उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ रखा था। कमली ने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कॉफी पी लो, कहने लगी, आराम आ जाएगा। कमली ये कहकर विशाल के साथ रंगरलिया मनाने में व्यस्त हो गई। तो उधर जस्सी ने देखा और कहने लगी, सोचूं तो कमली रानी, इतनी जल्दी तरक्की कैसे कर रही हो?
जस्सी ने कमली और विशाल को दरवाजे की हॉल में से देख लिया और सोचने लगी, मुझे तो पहले से इन दोनों पर शक हो गया था, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जस्सी ने सोचा और फिर तब तक हॉल से नजर नहीं हटाई जब तक कि कमली बाहर नहीं आ गई। कमली जब बाहर आई तो उसने घबराकर जस्सी से पूछा, क्यों जस्सी, क्या हुआ? तो उससे पहले ही जस्सी ने कहा, क्यों कमली रानी, मुझे देखकर पसीना क्यों आने लगा? वैसे तुम इस वक्त विशाल जी के कमरे में? जानबूझकर जस्सी ने बात अधूरी छोड़ दी। कमली बोली, कुछ नहीं, वह क्या है ना, विशाल जी के सिर में दर्द था। जस्सी बोली, अच्छा, तो तुम सिर दबा रही थी? कमली की बात पूरी होने से पहले जस्सी ने कहा। कमली बोली, नहीं नहीं, मैं उनके लिए कॉफी लेकर गई थी। कमली ने जवाब दिया। तब जस्सी बोली, कॉफी लेकर गई थी या कुछ और? तो कमली कहने लगी, क्या बक रही है जस्सी? कमली ने थोड़ा संकित होते हुए कहा। जस्सी बोली, बक नहीं रही हूं कमली रानी, जो देखा वही बता रही हूं। जस्सी का ऐसा कहने से कमली घबराते हुए बोली, क्या देखा? जस्सी बोली, जो तू रंगरलियां मना रही थी, अब तो चाहती है कि मैं तेरा राज हमेशा राज रखूं, किसी को नहीं बताऊंगी, बस तू मुझे खुश रख। जस्सी ने कमली की ठोड़ी को छूते हुए कहा। कमली बोली, क्या चाहिए तुझे? कमली ने नाराजगी से पूछा। जस्सी बोली, कुछ नहीं कमली रानी, बस जैसे तू ऐस करके पैसा कमा रही है, झोपड़ी बनवा रही है, सामान ला रही है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रही है, राजू को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही है, तेरे उस ऐस में से कमाए पैसों में से कुछ हिस्सा चाहिए। जस्सी ने कहा। तो कमली बोली, अच्छा, तो तुझे पैसा चाहिए, वो भी मुझसे? तुझे शर्म नहीं आती जस्सी? तूने सोचा है कि मुरली जिंदा नहीं है, मुझे घर का खर्च चलाना, राजू का खर्च सब देखना है। कमली ने जस्सी को समझाना चाहा। जस्सी बोली, चल अब बन मत, मुझे पता है तू बहुत कमाई कर रही है, ये जो तेरा आशिक है ना, बहुत पैसे वाला है। जस्सी ने हाथों को नचाकर कहा। कमली बोली, ज्यादा नहीं मांग रही तुझसे, बस 200,000। जस्सी ने अपने गले में पड़े मंगलसूत्र को हाथ में खोलते हुए कहा। 200,000? कमली कहने लगी, तो पागल है क्या? कमली ने कहा। तो जस्सी ने हंस दिया, बोली, चल ठीक है, रात बहुत हो गई है, अब जा, सो जा जाकर। जस्सी चली गई और कमली वहीं खड़ी सोचने लगी, राम, अब क्या होगा? अगर इसकी मांग पूरी नहीं की तो यह पूरी बस्ती में ढिंढोरा पीट देगी, और कहीं अम्मा जी और या कामनी को यह बता दी, इस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है, अगर विशाल से पैसा लेकर इसे दे भी दूं तो इसका क्या भरोसा कि यह बार बार मुझसे रुपए नहीं मांगने लगेगी। अगर मैं जस्सी, वो सोचने लगी और उसे अजीब सा डर लगने लगा कि जस्सी जी जरा सब्र करो, तुम्हारा मुंह बंद ही कर दूंगी। कमली ने जहरीली मुस्कान के साथ सोचा कि कुछ ना कुछ तो इस जस्सी का करना पड़ेगा, और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई और वह फिर सोने चली गई। अगले दिन जस्सी ने बोला, अच्छा तो कमली रानी, क्या सोचा, मेरा पैसा कब दे रही है? जस्सी ने सुबह काम करते हुए कमली से पूछ लिया था। तो कमली बोली, मैं विशाल जी से बात करूंगी। कमली ने थोड़ी नाराजगी में जवाब दिया। जस्सी बोली, ठीक है, जल्दी करना, वो क्या है ना, मुझे भी झोपड़ी सही करवानी है। जस्सी ने कहा और चाय की ट्रे उठाकर हॉल में मेहमानों को देने चली गई। धीरे धीरे मेहमान भी विदा हो रहे थे। अम्मा जी हर जाने वाले मेहमान को मिठाई और कपड़े दे रही थी। आज कामनी को भी जाना था पग फेरे की रस्म के लिए। उसे पग फेरे के लिए विशाल लेकर जाने वाला था। उसके भाई, भाभी, बहन, बड़ी माँ, चाची, कजिन सब कामनी को लेने भी आए थे। कमली और जस्सी किचन में लगी हुई थी, मगर दोनों चुप थी। दोनों ही आपस में बातें नहीं कर रही थी। आज घर सुना हो गया था। घर में अब सिर्फ पहले की तरह अम्मा जी और विशाल ही बचे थे। अम्मा जी ने कमली और जस्सी का शादी के काम करने का हिसाब भी कर दिया था और दोनों को मिठाई और कपड़े भी दिए थे। आज से जस्सी को काम से छुट्टी मिल गई थी और हाँ, कमली रोज की तरह काम पर आना था। उसे आज अच्छा मौका है, नहीं तो फिर से जस्सी मुझे दोबारा साथ में शायद ही कभी मिले। कमली ने सोचा, आज इसे जरूर इसका मुंह बंद करना है, क्योंकि इसके बाद तो यह मुझे नहीं मिलेगी। मौका बढ़िया है। कमली अपने प्लानिंग के तहत उसने जस्सी को आधा घंटा पहले जाने को कह दिया कि अम्मा जी के घर से जस्सी, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ा लेट आऊंगी काम से, तू थोड़ा ऐसा कर, तू घर चली जा। कमली जब जस्सी को गेट तक छोड़ने गई
तो उसने पानी पूरी वाला दिख गया। कमली को पता था जस्सी को पानी पूरी का बहुत ज्यादा शौक है। उसने जस्सी से कहा, अरे ऐसा करो, तुम पानी पूरी खाओ, तब तक मैं काम निपटा कर आती हूँ, जल्दी ही साथ में घर चलेंगे। जस्सी को कुछ मालूम नहीं था कमली के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने भी खुश होते हुए कहा, हाँ हाँ मैं पानी पूरी खाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाओ। कमली किचन में जाकर जो लास्ट में बचा कुचा काम था वह निपटाने लगी और अम्मा जी को कमली को देखकर पूछा, क्या बात है कमली, जस्सी चली गई क्या? कमली बोली, हाँ अम्मा जी, मुझे थोड़ा काम था तो मैंने उसे कहा कि तुम जाओ, मैं काम निपटा कर आती हूँ। कमली जब बाहर निकली तो जस्सी अभी भी पानी पूरी खाने में व्यस्त थी। अब वो चुपचाप से आगे की तरफ बढ़ गई ताकि पानी पूरी वाले की नजर कमली पर ना पड़े। जस्सी ने जब कमली को जाते हुए देखा तो जस्सी को लगा कि कमली ने शायद उसे देखा नहीं है। वह सोच रही है, शायद मैं चली गई हूँ। और तो जल्दी से पैसे देकर जस्सी कमली के पीछे पीछे चलने लगी और उसके साथ आ गई। कमली ने भी नाटक करते हुए कहा, अरे जस्सी, तुम अभी तक घर नहीं गई? मैं तो सोच रही थी शायद तुम मुझे ज्यादा लेट हो गया है, तुम चली गई होगी। जस्सी बोली, नहीं नहीं, मैं पानी पूरी खाने में व्यस्त थी, फिर मैंने सोचा तुम भी आ जाओगी, तभी साथ में चलते हैं। रात का समय है, थोड़ा अंधेरा भी हो चुका है। थोड़ी दूर चलने पर एक बड़ा सा नाला देखा तो कमली कहने लगी, मुझे पेशाब करनी है, जरा चल उस नाले तक, मैं पेशाब कर लेती हूँ। कमली और जस्सी नाले की तरफ बढ़ी तो कमली ने मौका देखकर एक बड़ा सा पत्थर जस्सी के सर पर दे मारा। जस्सी जोर से चीखी और वहीं ढेर हो गई। कमली ने उसे जल्दी से उठाया और नाले में फेंक दिया। नाले में पानी कम था मगर कीचड़ बहुत ज्यादा था। जस्सी का शरीर कीचड़ में सत चुका था। फिर कमली ने 5-7 बड़े पत्थर उठाकर वहां कीचड़ में जस्सी के शरीर पर डाले और वहीं फेंक दिए ताकि जस्सी की लाश भी कीचड़ से बाहर ना आ पाए। जब कमली अपने घर की तरफ जा रही थी तभी शंभू, जो जस्सी का पति था, उसे मिल गया और बोला, कमली बहन, जस्सी नहीं आई? शंभू ने पूछा तो कमली बोली, जस्सी नहीं आई? कमली कहने लगी, मगर वो तो मुझसे पहले वहां से निकल गई थी। कमली ने थोड़ी हैरत दिखाते हुए नाटक किया। शंभू परेशान होकर बोला, क्या? लेकिन वह तो अभी तक नहीं आई। फिर शंभू, कमली और 2-4 बस्ती वाले मिलकर जस्सी को ढूंढने लगे। कमली को लेकर शंभू अम्मा जी के घर भी गया। वहां भी उसे अम्मा जी ने यही कहा, जस्सी तो कब से घर चली गई थी, कमली से भी पहले। फिर अम्मा जी ने शंभू से कहा, तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवा देते? लेकिन अम्मा जी ने कहा, 24 घंटे से पहले पुलिस वाले रिपोर्ट भी नहीं लिखेंगे। कमली ने कहा, हाँ यह भी सही है, तुमने ये भी सही कहा। अम्मा जी परेशान होकर कहने लगी। सुबह कमली और शंभू ने जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई जस्सी के गुम होने की। पुलिस वालों ने रिपोर्ट में लिख दिया और कहा, हम पूरी तरह कोशिश करेंगे जस्सी को ढूंढने की। शंभू पागलों की तरह जस्सी को ढूंढ रहा था। बस्ती वालों में भी हर घर जा जाकर पूछ रहा था। कमली बस्ती की सारी महिलाओं से कहती फिर रही थी, लगता है जस्सी भाग गई। अरे कल ही मुनीर भी तो बस्ती में से पूरी तरह दूर शहर बसने गया है। कमली ने सारी बस्ती की महिलाओं को भड़काया, कहीं ऐसा तो नहीं जस्सी मुनीम के साथ ही भाग गई हो? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहती है, दूसरी औरत कहने लगी। उसने मुनीम के साथ नैन मटक्के करते हुए एक महिला बोली, मैंने देखा था, कितनी बार मुनीम जस्सी के घर भी आता था। दूसरी महिला भी कहने लगी। कमली पूरी तरह आग लगा चुकी थी। अब ये आग धीरे धीरे फैलते फैलते पूरी बस्ती में फैल गई कि जस्सी भाग गई है। बात शंभू तक भी आ गई। शंभू भी सोचने लगा कि कहीं नालायक कहीं की गरीबी से तंग आकर मुनीम के साथ भाग गई। वैसे वह मुझसे खुश नहीं थी। जब बहुत कोशिशों के बाद भी जस्सी नहीं मिली, सभी को यह लगने लगा कि जस्सी भाग गई। और जब पुलिस वालों को यह बात आई तो पुलिस वालों ने भी यह कहकर फाइल बंद कर दी कि जस्सी किसी के साथ अपनी मर्जी से भाग गई है। कमली अब काफी हद तक उसे यकीन हो गया था। जस्सी को सब भागा हुआ मानकर भूल गए हैं। सबको लगता है कि अपनी मर्जी से गई है, किसी को भी उस पर शक नहीं है। क्या हुआ कमली, जस्सी का कुछ पता चला? एक दिन अम्मा जी ने कमली से पूछा तो कमली ने कहा, अम्मा जी, सभी को लगता है कि जस्सी घर से भाग गई है अपनी मर्जी से।
बात तो सही है, वरना कहाँ चली जाती। अम्मा जी ने भी यही कहा और कमली की बातों को हकीकत मान लिया। कामनी जब तक कमली काम करती रहती थी, उसकी पूरी तरीके से ध्यान रखती थी। उसे काम के लिए सारी हिदायतें देती, खुद खड़े होकर उसे घर की साफ सफाई करवाती। यहाँ तक कि किचन में भी बार बार जाकर कमली को देखती कि क्या कर रही है, कैसे खाना बना रही है। यही बात कमली को बड़ी बुरी लगती थी। उसने कामनी को जहरीली नजरों से देखना शुरू कर दिया। ये कामनी के रहते हुए वह विशाल से भी नहीं मिल पाती थी और विशाल से पैसा भी नहीं ले पाती थी। कामनी को कमली पर थोड़ा शक भी रहने लगा था। उसे लगता कि कमली विशाल पर डोरे डाल रही है, हालांकि उसे विशाल से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन कामनी ने कमली को विशाल से बात करते हुए देखा और वह धीरे से ओट में होकर बातें सुनने लगी। कमली विशाल से पैसे मांग रही थी और विशाल कमली को नोट की गड्डी पकड़ता है। कामनी ने यह सब देख लिया और वह तुरंत ओट में से निकलकर दोनों के सामने आ गई और कहने लगी, इतने सारे पैसे तुम कमली को किस लिए दे रहे हो? तो कामनी ने विशाल से पूछा। तो विशाल कहने लगा, अरे इसके बेटे की तबीयत खराब है तो इसको जरूरत है। कामनी कुछ नहीं बोल पाई, चुप हो गई, लेकिन ज्यादा सतर्क हो गई। उसको लगने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। एक बार कामनी नहाने गई हुई थी। कमली विशाल के कमरे में चाय का कप लेकर आई और विशाल के पास बेड पर बैठ गई। कामनी जैसे ही बाथरूम से बाहर आई, उसने विशाल और कमली को एक साथ बैठे हुए देख लिया। कामनी बोली, यह क्या विशाल जी, एक नौकरानी को तुम अपने पास बेड पर बिठाओगे? कामनी ने गुस्से में विशाल से कहा। तो कमली कामनी को देखकर तुरंत खड़ी हो गई और कामनी कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह साहब जी के कमरे में अकेले आकर बैठने में? कामनी ने कमली को डांट दिया। कमली तुरंत बाहर निकल गई और विशाल भी कामनी को समझाने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, वह नौकरानी है, लेकिन है तो इंसान। तो कामनी कहने लगी, क्या हुआ, एक औरत है ना, इस तरह तुम औरत के पास बैठो, तुम्हें शोभा नहीं देता। और उसे भी थोड़ा सोचना चाहिए, कैसे एक गैर मर्द के कमरे में आकर उसके पास बैठे। मुझे लगता है कि कमली के मन में कुछ जरूर है। विशाल बोला, नहीं नहीं, जैसा तुम सोच रही हो कामनी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक अच्छी औरत है, नेक और शरीफ है। तो कामनी कहने लगी, अच्छा, अगर ऐसा है तो वह एक नेक और शरीफ औरत है, तो मेरे मन में उसके प्रति अगर कुछ गलत बैठ गया है तो निकाल दो उसे काम से। तुम्हें वह ज्यादा प्यारी है या मैं? कामनी ने कहा। कामनी, विशाल कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो तुम? वह गरीब औरत है, अगर उसे काम से निकाल दिया तो उसका और उसके बेटे का पालन पोषण कैसे होगा? कामनी कहने लगी, ये सब सोचने की जिम्मेदारी तुम मत लो। बस मैं कहती हूँ उसे काम से निकाल दो, नहीं तो मैं घर से चली जाऊंगी। कामनी गुस्से में कहने लगी। बाहर खड़ी कमली सब सुन रही थी। उसका दिल तो चाह रहा था कि कामनी का जाकर गला दबा दे और कहे, पहले मेरा हक है विशाल पर। जब वह बात अम्मा जी के कानों में गई तो अम्मा जी ने विशाल को समझाया, बेटा, किसी दूसरे के खातिर घर बिगाड़ना अच्छा नहीं है। ठीक होगा कि तुम कमली को काम पर से निकाल दो, और काम वालियां तो बहुत मिल जाएंगी, पर जिंदगी बसर करने वाली तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं मिलेगी। ये सारी बातें कमली को पता चल चुकी थी। उसे काम से निकाला जा रहा है। उसने कामनी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने दूध का गिलास भरा और उसमें रेड किलर मिलाकर जो कामनी के लिए लेकर चली आ गई। रेड किल मिलाते हुए उसे अम्मा जी ने ऐसा करते देख लिया। अम्मा जी भी सीधा कामनी के रूम में आई और कामनी रूम में नहीं थी। अम्मा जी ने कमली से कहा, ये दूध तुम किसके लिए लाई हो? कमली बोली, जी, कामनी जी के लिए लाई हूं। कमली ने कहा, कामनी यह दूध नहीं पिएगी। अम्मा जी ने भोलेपन से कहा, क्योंकि तुमने इस दूध में कुछ मिलाया है। अम्मा जी, कैसी बातें कर रही है? कमली कहने लगी। अम्मा जी बोली, मैंने कुछ देखा है तुम्हें खुद कुछ मिलाते हुए। अम्मा जी ने गुस्से में कहा और कमली के हाथ से दूध का गिलास लेने लगी, मगर कमली अम्मा जी को गिलास देने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अम्मा जी को एक जोर का धक्का दिया। अम्मा जी दूर जाकर गिरी। वो जोर से चिल्लाई। विशाल और कामनी भी रूम में आ गए। वे बोले, क्या हुआ अम्मा जी? दोनों ने एक साथ पूछा। अम्मा जी उठी और उन्होंने कहा, विशाल, इसके हाथ में जो दूध है का गिलास है, उसमें इसने कुछ मिलाया है।
और यह दूध कामनी को देने वाली थी। विशाल बोला, नहीं कामनी। कामनी बोली, नहीं विशाल जी, नहीं अम्मा जी को बेकार में मुझ पर शक हो रहा है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो तुम दूध पियो, अम्मा जी बोली। कमली को जबरदस्ती दूध पिलाने लगी। तभी कामनी ने राजेश, जो उसके चचेरा भाई था और पुलिस में था, फोन करके बुला लिया। राजेश अपने साथ कुछ कांस्टेबल को लेकर तुरंत आ गया और लेडीज कांस्टेबल थी। उसे जब सारी घटना पता चली तो उसने लेडीज कांस्टेबल की तरफ इशारा किया। लेडीज कांस्टेबल ने कमली को जोरदार तमाचा लगाया और बोली, बता सच, तूने दूध में क्या मिलाया? कमली घबराई हुई कहने लगी, मैंने कुछ नहीं मिलाया सच्ची। लेडीज कांस्टेबल ने 2-4 और जमा दिए। कमली बोली, हाँ, मैंने रेड किल मिलाया है इस दूध में। क्यों? लेडीज कांस्टेबल ने एक जोरदार थप्पड़ लगाया। कमली बोली, मैं कामनी जी को मारना चाहती थी। क्यों? तो कमली बोली, क्योंकि कामनी की वजह से मुझे मेरे काम से निकाला जा रहा था। क्या यह कमली सही बोल रही है? राजेश ने पूछा। कामनी बोली, हाँ, क्योंकि मुझे इस पर शक था भैया, ये विशाल पर डोरे डाल रही है। कामनी कहने लगी। तो कमली कहने लगी, मैं विशाल पर डोरे नहीं डाल रही, बल्कि डाल चुकी थी। विशाल और मैं काफी समय से एक थे। ये सुनकर अम्मा जी और कामनी को बड़ा झटका लगा। विशाल मुझे बदले में पैसे देते थे और वह जो चाहते थे मुझे मिल जाता था। कमली ने विशाल की तरफ एक कुटिल मुस्कान से देखा। विशाल, क्या यह सच है? राजेश ने पूछा और कामनी ने भी उसे झंझोट कर पूछा, बताओ विशाल, क्या यह सच है? तब विशाल बोला, मुझे माफ कर दो कामनी, मैं शादी से पहले थोड़ा बहक गया था। बहक गया था? कामनी कहने लगी, ये कह दो कि तुम बहक गए थे। और वह रोने लगी। विशाल गुस्से से कमली की तरफ बढ़ा। कमली, तुमने यह क्या किया? मैंने तुम पर कितना विश्वास किया और तुम, छी। तब कमली गुस्से में बोली, विश्वास? कैसा विश्वास? आज तो मुझे काम से निकाल रहे थे, तुमने मेरी इज्जत ले ली, मुझसे सब दिल चाहे जैसा खेल लिया, और आज जो मुझे काम से निकाल देते तो मेरा क्या होता? मैं जब बर्बाद हो रही थी तो तुम्हें कैसे आबाद होने दूं? तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? आज मैं तुम्हारे खातिर कामनी को उसके रास्ते से हटाना चाहती थी। तुम यह सब मेरे लिए नहीं कर रही थी, बल्कि दौलत पाने के लिए कर रही थी। तुम अमीर बनना चाहती थी। विशाल गुस्से में कहने लगा। तब कमली कहने लगी, हाँ, मैं अमीर बनना चाहती थी, मुझे दौलत चाहिए थी। मुझे इसी दौलत की खातिर मैंने पहले अपने पति मुरली की हत्या की, उसे एक साजिश के तहत नशे में गिराकर मर जाने का नाम दिया। उसके बाद मैंने जस्सी की हत्या कर दी, उसको भी भगोड़ी घोषित कर दिया। क्या तुमने मारा जस्सी को और मुरली को? अम्मा जी ने बड़ी हैरत से कहा। कमली बोली, हाँ बुढ़ी, और अगर आज विशाल और कामनी अंदर नहीं आते तो तेरा भी मर्डर कर देती और तेरे मर्डर को भी हादसे का नाम दे देती। अम्मा जी सर पकड़कर बैठ गई। कामनी ने तुरंत अपने पिताजी को फोन लगाया और सारी बात उन्हें बताई और कहने लगी, पिताजी तुम आ जाओ, मुझे इस घर में विशाल के साथ नहीं रहना। ऐसे धोखेबाजों के साथ, ऐसे लूज कैरेक्टर वालों के साथ मैं नहीं रहना चाहती। विशाल कामनी को रोकने लगा। राजेश से कहने लगा, समझाओ राजेश कामनी को, वह मुझे छोड़कर ना जाए, मैं सब छोड़ दूंगा। लेकिन राजेश ने भी कामनी की जुबान से बोल रहा था, नहीं, वह अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। राजेश ने बोल दिया। कामनी विशाल को छोड़कर चली गई। अम्मा जी घर पर परेशान और अकेली हो गई। विशाल भी कामनी के चले जाने का उसे दुख था। विशाल कितनी बार कामनी को घर लाने के लिए मना चुका था, लेकिन कामनी ने तलाक के कागज भेज दिए थे। शायद विशाल की यही सजा थी। कमली जेल जा चुकी थी, उसे 10 साल की सजा सुनाई गई। उसका बेटा बिना माता पिता के बिल्कुल अकेला हो गया था। राजू को अनाथ आश्रम में भिजवा दिया गया। काश ऐसा सब कुछ ना होता। काश मैं अपनी गरीबी में ही खुश रहती, मुझ पर अमीरी का भूत सवार ना होता। काश अम्मा जी ने मुझे काम पर ना लगाया होता। जेल के अंदर कमली सोच रही थी, आज कम से कम मेरा परिवार तो मेरे साथ होता, मेरा बेटा राजू मेरे साथ होता, पास होता, इस तरह अनाथ आश्रम तो नहीं जाना पड़ता। कमली जेल की सलाखों के पीछे सोच रही थी और रो रही थी, लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका था। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो एक औरत का अमीर बनने का सपना, वो अपनी गरीबी छोड़कर कितना गलत और खौफनाक कदम उठाया, इसके बारे में सोचे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच और गलत रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। कृपया अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर चले और लालच से बचे। और हाँ, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक दूरस्थ गांव में एक परिश्रमी किसान निवास करता था। उसकी पत्नी ने 2 सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। इन नन्ही कन्याओं के आगमन से घर में खुशी की लहर दौड़ गई और परिवार ने उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उनकी नामकरण संस्कार में बड़ा मनोयोग लगाया। बेटियों का नाम रखा गया कुलवती और सुखवती। समय बीतता गया और कुलवती व सुखवती धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ने लगी। दोनों बहनें जुड़वा होने के कारण उनके लिए एक जैसे वस्त्र और भोजन की व्यवस्था की जाती थी। वे माता पिता की आंखों का तारा थी और उनके बीच ऐसा स्नेह था जो समय की कसौटी पर भी खरा उतरता। एक दूसरे के प्रति सजीव आत्मीयता और परस्पर सहयोग उनके संबंधों की गहराई को प्रदर्शित करता था। गृह कार्यों में दोनों अत्यंत निपुण हो चुकी थी। हर कार्य में अपनी मां का सहारा बनती और परिवार के हर दायित्व को निष्ठा से निभाती। अपनी माता से मिली सीख ने उन्हें सक्षम बनाया कि ससुराल में भी वे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें और उन्हें कभी भी किसी अवांछित आलोचना का सामना न करना पड़े। समय बीतने के साथ कुलवती और सुखवती दोनों बहनें युवावस्था में प्रवेश कर गईं। उनके बीच गहरे स्नेह को देखते हुए माता पिता ने सोचा कि यदि दोनों का विवाह एक ही परिवार में कर दिया जाए तो जीवन में यह स्नेह और भी मजबूत रहेगा। किसान, जिनका नाम सोहनलाल था, ने निकटवर्ती गांव में एक प्रतिष्ठित परिवार देखा जहां 2 भाई रहते थे। वह परिवार संपन्न था और घर गृहस्थी में सलीके का नमूना था। सोहनलाल ने उस परिवार के समक्ष अपनी बेटियों के संस्कार और गुणों का विस्तृत वर्णन किया और विवाह की बात चलाई। बात जम गई और दोनों बहनों का विवाह उस परिवार में तय हो गया। समयानुसार विवाह संपन्न हुआ और कुलवती और सुखवती ने ससुराल में अपना नया जीवन आरंभ किया। प्रारंभ में दोनों का रिश्ता ससुराल में भी मधुरता से भरा था। धीरे धीरे समय अपनी चाल से आगे बढ़ता गया और कुलवती, जो बड़ी थी, जेठानी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई, जबकि सुखवती को देवरानी का दर्जा मिला। कुछ समय बाद उनकी सासू मां का निधन हो गया, जिससे घर का भार अब कुलवती के कंधों पर आ पड़ा। सास के गुजरने के बाद कुलवती अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी और उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। देखा गया है कि ससुराल में देवरानी जेठानी के बीच अक्सर मतभेद होते हैं, चाहे वे सगी बहनें ही क्यों न हों। विवाह से पूर्व जिनके संबंधों में स्नेह छलकता था, वे भी शादी के बाद जेठानी देवरानी बनने पर अक्सर विवादों का सामना करती हैं। अब कुलवती ने चाबियों का गुच्छा अपनी कमर पर बांध लिया और घर के हर कार्य में अपने अधिकार का प्रदर्शन करने लगी। सुखवती पर काम का बोझ डालने से भी वह नहीं चूकी। सुखवती, जो धर्मपरायण और धार्मिक अनुष्ठानों में निष्ठा रखने वाली थी, बिना किसी शिकायत के सभी कार्यों को निभाने लगी। सुखवती, जो हर कार्य में बहन के कहे अनुसार ही चलती थी, उसके कहने पर अपना समर्पण प्रदर्शित करती। कुलवती के मन में जो आता, सुखवती वह बिना किसी शिकायत के करती और कुलवती अपने अनुसार ही पूजा पाठ और अन्य कार्यों को अंजाम देती। धीरे धीरे समय अपनी गति से बढ़ रहा था। छोटी बहन सुखवती गर्भवती हो गई और इस बात से उसके प्रति घर में सम्मान बढ़ गया। दूसरी ओर कुलवती के पास अभी तक संतान का सुख नहीं था, जो उसके हृदय में ईर्ष्या का बीज बो रहा था। जब परिवार में यह चर्चा होने लगी कि सुखवती मां बनने वाली है, तो कुलवती का मन जलन से भर उठा। कुलवती के मन में यह विचार घर कर गया कि सुखवती की संतान के आने के बाद घर में उसकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाएगी, जबकि मुझे तो बांझ ही कहा जाएगा। ये सोच उसे और अधिक कचोटने लगी और उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि जैसे ही उसकी बहन संतान को जन्म देगी, वह उसे हानि पहुंचाएगी। इसके विपरीत सुखवती अपनी बहन पर अत्यधिक विश्वास करती थी और अपने मन की हर बात उसे बताती। कुलवती जेठानी होने के बावजूद
सुखवती की निष्ठा और आदर भाव में कमी नहीं आई थी। इसी दौरान दोनों भाइयों के बीच भी मजबूत स्नेह था और उनका व्यापार भी अच्छी तरह चल रहा था। अब सुखवती का प्रसव का समय निकट आ गया था। उसकी मनोस्थिति विचलित थी और उसने अपनी बड़ी बहन से सहायता की उम्मीद जताई। सुखवती के पति ने भी कुलवती से अनुरोध किया, भाभी, आप बड़ी हैं, सुखवती का ख्याल रखिए। कुलवती ने कहा, अरे देवर जी, जब मैं यहाँ हूँ तो क्यों चिंता करते हो? वह पहले मेरी बहन है, बाद में देवरानी। किसे खुशी नहीं होगी आने वाली संतान की? सुखवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु जन्म के तुरंत बाद ही वह अचेत हो गई। इसी अवसर का लाभ उठाकर कुलवती ने उस मासूम का गला अपने हाथों से घोंटकर उसकी हत्या कर दी और सबको बता दिया कि सुखवती ने मृत संतान को जन्म दिया है। घर में मातम छा गया। कुलवती मन ही मन प्रसन्न थी, परंतु धीरे धीरे समाज के ताने और उसकी निसंतानता उसे भी खलने लगी। सुखवती अपने दुख से उभरने लगी और कुछ वर्षों बाद पुनः गर्भवती हो गई। घर में उसकी देखभाल हुई, परंतु जैसे ही उसने पुनः एक पुत्र को जन्म दिया, कुलवती ने एक बार फिर उसकी संतान को मार डाला और यही बहाना बनाया कि बच्चा मृत पैदा हुआ है। इस तरह से एक के बाद एक सुखवती ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और 7 को कुलवती ने निर्दयता से मार दिया। यह सिलसिला सुखवती को भीतर से तोड़ता रहा, यहाँ तक कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की स्थिति में पहुंच गई। सुखवती का पति उसकी इस पीड़ा को देखकर विभिन्न उपचारों का सहारा लेने लगा। अनेक वैद्य और चिकित्सकों से परामर्श लिया गया, परंतु उसमें कोई कमी नहीं निकली। 7 संतानों को खोने के बाद सुखवती भीतर से टूट चुकी थी। वह भगवान से प्रतिदिन यही पूछती कि उसे किन कर्मों की सजा मिल रही है जो उसकी गोद बार बार खाली हो जाती है। इधर कुलवती ने देवर से कहा, देवर जी, यह सिलसिला ऐसे नहीं चल सकता, आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। सुखवती का पति अंततः इस सुझाव पर सहमत हो गया। यह समाचार सुखवती के लिए सबसे बड़ा आघात था। टूटे हुए हृदय के साथ सुखवती को मायके वापस भेज दिया गया, जहां उसके भीतर का संताप और अधिक बढ़ गया। कुलपति और सुखवती को लेकर लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। उन्होंने नाम दे दिया कुलवती, पर उससे तो कुल की रेखाएं नहीं चली। सुखवती ऐसी रही जिसके भाग्य में कभी सूखा नहीं देखा गया। अब दोनों बहनें थीं। एक घर की मालकिन होने के कारण उसे किसी को कुछ कहने का हौसला न था। सुखवती को उसके मायके वापस भेज दिया गया। मायके में जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उनका हृदय भारी हो गया। उनके दामाद का इरादा किसी और दिशा में मुड़ने का था। इस समाचार पर सुखवती की मां ने, जो स्वयं भी मां थी, अपनी बेटी को बड़े सहज शब्दों में समझाया। उसने कहा, बेटी, एक काम करो, अपने पति को 1 वर्ष के लिए मनाली भेज दो। बीच में जब जीतिया का अवसर आएगा और वह भारत लौटेगा तो उसकी पूजा करना। जितवाहन देवता से अपने संतान की रक्षा की प्रार्थना करना, क्योंकि उस समय जीतिया का त्योहार होगा जो कि विशेष महत्व रखता है। पुत्र की असमय मृत्यु ने सुखवती के जीवन में गहरा अंधकार ला दिया था। उसने देखा कि सभी स्त्रियां पूजा अर्चना में लीन थी और वह भी निराशा में नदी किनारे जाकर अश्रु बहाने लगी। तभी जितवाहन देवी बुढ़िया माई का रूप धरकर उसके पास आ पहुंची और बोली, बहन, तुझे कौन सा दुख साल रहा है? क्यों यूं विलाप कर रही है? सुखवती ने करुण स्वर में कहा, माई, मेरी गोद कई बार भरी, मैंने पुत्रों को जन्म दिया, पर मेरे भाग्य में उनमें से एक को भी अपनी संतान कहने का सुख नहीं मिला। इस पर जितवाहन देवी ने कहा, बेटी, इस बार जब गर्भवती हो तो यह बात घर में किसी को मत बताना। प्रसव का समय आए तो जंगल में चली आना और फिर चुपचाप घर लौट जाना। इस नियम का पालन कर। सुखवती ने देवी की बात मानी और घर लौट गई। वह अपने ससुराल पहुंची, पर वहां हालात तनावपूर्ण थे, क्योंकि उसके पति ने दूसरी शादी की तैयारियां कर रखी थीं। दुखी मन से सुखवती ने अपने पति से कहा, मैं बांझ नहीं हूं, ये केवल मेरे दुर्भाग्य का दोष है कि मेरे बच्चे जीवित नहीं रहते। मुझे 1 वर्ष का अवसर दीजिए। यदि इस बार भी मेरी संतान जीवित न रहे तो आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। उसके पति, जो सुखवती से प्रेम करते थे किंतु वंश परंपरा को जारी रखने के दबाव में थे, ने उसकी बात मान ली। दोनों भाइयों की कोई संतान न होने के कारण वंश आगे बढ़ाने की अनिवार्यता उन पर भारी थी।
यद्यपि उसने सुखवती का प्रस्ताव स्वीकार किया, उसकी बहन कुलवती बाहरी तौर पर प्रसन्नता का अभिनय करते हुए मन में सोचने लगी, 1 वर्ष की ही तो बात है, और अगर संतान हुई भी तो वह जीवित रहेगी भी या नहीं, अंततः वह भी मेरे ही हाथों समाप्त हो जाएगी। इस बार तो मैं इसका दूसरा विवाह करवा दूंगी। कुलवती ने मन में ठान लिया, और इस सुखवती को घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। सब लोग इसे लेकर मुझसे सहानुभूति जताते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई संवेदना नहीं है। इसके कारण ही मुझे बांझ का ठप्पा लग गया है। कुलवती के मन में अपनी बहन के प्रति गहरी ईर्ष्या पलने लगी थी। समय धीरे धीरे बीता और फिर सुखवती ने गर्भ धारण किया, लेकिन इस बार उसने न अपने पति को, न अपनी बहन या परिवार में किसी को इसकी भनक लगने दी। वह चुपचाप अपने कार्यों में व्यस्त रही, और जब उसका पेट बढ़ने लगा तो कुलवती ने एक दिन पूछा, अरे सुखवती, क्या तुम आशा से हो? सुखवती ने सहजता से जवाब दिया, नहीं बहन, बस गैस की समस्या है, शायद इसी कारण पेट फूल रहा है। उसने लोगों की हर शंका को नकार दिया और अपने गर्भ का भेद किसी को न खुलने दिया। समय बीतता गया, और जब 9 महीने पूरे हुए तो उसे प्रसव वेदना का अनुभव हुआ। उसने अपने पति से कहा, आज आप मेरे साथ चलिए। अपने पति को साथ लेकर वह चुपचाप जंगल की ओर चल दी। दर्द को सहते हुए भी उसने अपने पति को प्रसव के बारे में कुछ नहीं बताया, और दूर जंगल के घने हिस्से में पहुंचने के बाद एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ गई। वहां उसकी प्रसव पीड़ा तीव्र हो गई, और उसके पति ने भी स्थिति को समझते हुए ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। सुखवती से उसका पति पूछने लगा, सुखवती, जब तुम्हें सब पता था तो जंगल में क्यों आई हो? घर पर क्यों नहीं बताया? घर पर कुलवती सब संभाल लेती। सुखवती ने उत्तर दिया, आप मेरे पति हैं, अब इस प्रसव पीड़ा में मेरे साथ हैं, और आप ही मेरी मदद करेंगे। इसी तरह सुखवती ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होते ही सुखवती और उसका पति असीम आनंद से भर उठे। बच्चे को कपड़े में लपेटकर वे उसे लेकर घर आ गए। सुखवती अपने पुत्र की बड़ी देखभाल करने लगी, और ऐसा लगने लगा जैसे उस पर जितिया माता की कृपा हो। कुलवती के मन में ईर्ष्या की लहर दौड़ने लगी। उसने सोचा, यह तो बड़ी चालाक निकली, मुझे खबर तक नहीं होने दी और पुत्र को जन्म दे दिया। चारों ओर बधाई के गीत गाए जाने लगे, और सब कुलवती को कहने लगे, अब तू ही बांझ रह गई। सुखवती को एक पुत्र मिल गया। ये सुनकर कुलवती की ईर्ष्या और भड़क उठी। उसने सोचा, अभी तो बच्चा छोटा है, किसी तरह उसे मार दूंगी। मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि मैं संतान विहीन रहूं और मेरी बहन को यह सम्मान और मान मिले। कुलवती ने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश की, पर सुखवती यह नहीं जान पाई कि उसकी संतान के साथ उसकी बहन का क्या षड्यंत्र था। सुखवती को जितिया माता की अनुकंपा पर अटूट विश्वास था। वह अपने कार्य में तल्लीन रहती, पर जितिया माता की कृपा उसके पुत्र पर सदैव बनी रही। कुलवती हमेशा किसी न किसी बहाने से बच्चे के आसपास मंडराती, मौका पाते ही उसे चोट पहुंचाने का प्रयास करती, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि उसकी चाल विफल हो जाती। कभी सुखवती समय पर आ जाती तो कभी उसका पति। यदि वह बच्चे के पास जाती और मंशा पूछी जाती तो कह देती, दूध पिला रही हूं। इस तरह कुलवती का हर प्रयास असफल हो जाता और उसे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का अवसर नहीं मिलता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जब जितिया व्रत का समय आया, सुखवती ने श्रद्धा से व्रत रखा। उसने पूरे पवित्र मन से पूजा की, नहाए खाए विधि से प्रारंभ कर अष्टमी के दिन का उपवास रखा, और नवमी पर नदी किनारे जाकर अन्य स्त्रियों के साथ पूजन संपन्न किया। कुलवती कहने लगी, हम भी पूजा करेंगे, तुम अकेले कैसे करोगी? इस पर सुखवती ने उत्तर दिया, यह व्रत तो उन्हीं के लिए होता है जिनके पुत्र होते हैं, पर तुम्हें संतान का सुख नहीं है। फिर भी यदि जितिया माता पर भरोसा रखो तो वे तुम पर भी कृपा करेंगी। परंतु माता केवल सच्चे हृदय वाले लोगों की प्रार्थना स्वीकार करती है। ईश्वर सदैव सरल और निष्कलंक आत्माओं की सहायता करते हैं। कपट और दुष्टता से वे भी दूर रहते हैं। कुलवती का ध्यान पूजा में नहीं बल्कि बच्चे को हानि पहुंचाने में लगा था, लेकिन उसे उसके कर्मों का प्रतिफल मिलना निश्चित था। सुखिया ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ जितिया माता का व्रत रखा। पहले दिन उसने नहाए खाए की परंपरा निभाई और अष्टमी पर निर्जल व्रत रखा। नवमी के दिन माता की पूजा संपन्न की
और प्रसाद चढ़ाया। जितिया माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके आंगन में उत्सव का माहौल बना दिया। वहां विविध पकवान तैयार हुए जिनका भोग माता को अर्पित किया गया। माता की कृपा से सुखिया के सभी 6 पुत्र जो पहले से जीवित थे और 7वां पुत्र जिसे उसकी बहन कुलवती ने गर्भ में ही मार दिया था, चमत्कार से पुनः जीवित हो गए। माता का आशीर्वाद पाकर वे पुनः प्रकट हुए और मां कहकर सुखिया के पास आ गए। अब सुखिया की हर मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। उसकी गोद में उसके बच्चे थे जो जवान होकर उसके चारों ओर घिरे थे। ये चमत्कार देखकर सभी गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे और इसे देखने के लिए आने लगे। उसने सोचा, अभी तो बच्चा छोटा है, किसी तरह उसे मार दूंगी। मुझे यह बर्दाश्त नहीं कि मैं संतान विहीन रहूं और मेरी बहन को यह सम्मान और मान मिले। कुलवती ने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश की, पर सुखवती यह नहीं जान पाई कि उसकी संतान के साथ उसकी बहन का क्या षड्यंत्र था। सुखवती को जितिया माता की अनुकंपा पर अटूट विश्वास था। वह अपने कार्य में तल्लीन रहती, पर जितिया माता की कृपा उसके पुत्र पर सदैव बनी रही। कुलवती हमेशा किसी न किसी बहाने से बच्चे के आसपास मंडराती, मौका पाते ही उसे चोट पहुंचाने का प्रयास करती, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता कि उसकी चाल विफल हो जाती। कभी सुखवती समय पर आ जाती तो कभी उसका पति। यदि वह बच्चे के पास जाती और मंशा पूछी जाती तो कह देती, दूध पिला रही हूं। इस तरह कुलवती का हर प्रयास असफल हो जाता और उसे बच्चे को नुकसान पहुंचाने का अवसर नहीं मिलता। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जब जितिया व्रत का समय आया, सुखवती ने श्रद्धा से व्रत रखा। उसने पूरे पवित्र मन से पूजा की, नहाए खाए विधि से प्रारंभ कर अष्टमी के दिन का उपवास रखा और नवमी पर नदी किनारे जाकर अन्य स्त्रियों के साथ पूजन संपन्न किया। कुलवती कहने लगी, हम भी पूजा करेंगे, तुम अकेले कैसे करोगी? इस पर सुखवती ने उत्तर दिया, यह व्रत तो उन्हीं के लिए होता है जिनके पुत्र होते हैं, पर तुम्हें संतान का सुख नहीं है। फिर भी यदि जितिया माता पर भरोसा रखो तो वे तुम पर भी कृपा करेंगी। परंतु माता केवल सच्चे हृदय वाले लोगों की प्रार्थना स्वीकार करती है। ईश्वर सदैव सरल और निष्कलंक आत्माओं की सहायता करते हैं। कपट और दुष्टता से वे भी दूर रहते हैं। कुलवती का ध्यान पूजा में नहीं बल्कि बच्चे को हानि पहुंचाने में लगा था, लेकिन उसे उसके कर्मों का प्रतिफल मिलना निश्चित था। सुखिया ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ जितिया माता का व्रत रखा। पहले दिन उसने नहाए खाए की परंपरा निभाई और अष्टमी पर निर्जल व्रत रखा। नवमी के दिन माता की पूजा संपन्न की और प्रसाद चढ़ाया। जितिया माता उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उसके आंगन में उत्सव का माहौल बना दिया। वहां विविध पकवान तैयार हुए जिनका भोग माता को अर्पित किया गया। माता की कृपा से सुखिया के सभी 6 पुत्र जो पहले से जीवित थे और 7वां पुत्र जिसे उसकी बहन कुलवती ने गर्भ में ही मार दिया था, चमत्कार से पुनः जीवित हो गए। माता का आशीर्वाद पाकर वे पुनः प्रकट हुए और मां कहकर सुखिया के पास आ गए। अब सुखिया की हर मनोकामना पूर्ण हो चुकी थी। उसकी गोद में उसके बच्चे थे जो जवान होकर उसके चारों ओर घिरे थे। ये चमत्कार देखकर सभी गांव वाले भी आश्चर्यचकित थे और इसे देखने के लिए आने लगे।